तो खैर चंद्रयान के इस पूरे घटनाक्रम पे तो पूरे देश की ना कि पूरे विश्व की नज़र है और 23 तारीख को डेट बताई जा रही है जिस दिन ये पहली बार फिर से लैंड कर जाएगा चंद्र की भूमि पर। खैर हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ अजय और प्रियंका रहेंगे अगले 2.5 घंटे के लिए। हम और मेहमानों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की जब 2 दिन से बाजार अपने निचले स्तरों से बार बार रिबाउंड करके उसी जगह पर आके खड़ा हो जाता है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहा, इन सबको आज फिर से हम खंगालेंगे। लेकिन पहले जरा ग्लोबल मार्केट के संकेत समझ लेते हैं अजय से, और उसके बाद फिर डोमेस्टिक संकेत, फिर वायदा बाजार के संकेत आपके सामने रखेंगे। अजय गुड मॉर्निंग। पहले तो जरा ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बताइएगा, जो फेड के मिनट्स आए हैं उसमें आपने क्या रीड किया और ये भारतीय बाजारों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। डिम्पी देखिए, आपकी और हमारी टाई का रंग आज एकदम एक जैसा है। कहीं ना कहीं काफी हद तक ग्लोबल मार्केट का हाल भी एकदम ऐसा ही है। अगर आप देखें, सिर्फ ओवरनाइट ही नहीं, मैं 5 दिन का डेटा देख रहा था, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट एक दबाव में नजर आ रहे हैं। तो लाल निशान से एकदम पूरा चार्ट जो मैं देख रहा था, जो 4-5 बड़े ग्लोबल मार्केट्स हैं वो पहले ही काफी ज्यादा कॉशियस हो गए हैं। वाकई में अगर आप स्वदेश देखते हैं और आप ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा ट्रैक करते हैं तो आपको अचंभा नहीं हुआ होगा जिस तरह की फेड मिनट्स आए। बहुत लाजमी है, जिस हिसाब से आपके इन्फ्लेशन की रीडिंग बढ़ रही है और एनर्जी कॉस्ट, एलएनजी कॉस्ट, ओवर गैस की प्राइसेस, फूड प्राइसेस पूरे दुनिया में एक रिबाउंड से दे दिए हैं। रिस्क तो अपसाइड ही है। तो अगर फेड मिनट ने भी यही बात आए कही कि अभी अपसाइड रिस्क है इन्फ्लेशन को, तो बाजार का ये मानना कि शायद और हाइक्स अभी बाकी हैं इससे पहले कि एक लंबा पॉज और रेट कट का सिलसिला जारी हो, वो एकदम लाजमी और एग्जैक्टली वैसा ही बाजार मान के चल रहा था। इनफैक्ट बाजार जो है एक फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है, लेकिन अगर आप यूएस मार्केट की कमेंट्री देखें और यूएस मार्केट की चाल देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स अहेड ऑफ देमसेल्फ चले गए थे। वो समय से एकदम एविडेंस आने से पहले भाग गए थे और ये बात मानने लगे थे कि अब तो साहब रेट कट जनवरी में शुरू होना ही है, जिसकी पॉसिबिलिटी ये भी है कि टल सकता है। तो ये मामला है पूरा। फेड मिनट्स यही बताया कि अभी भी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 2% का जो हमारा टारगेट है उसको लाने के लिए मिनट्स ये बता रहे हैं कि और मशक्कत करनी पड़ेगी और उसका मतलब है पॉसिबल रेट हाइक्स। तो ये ग्लोबल मामला है। दिक्कत वाली एक बात यह है कि डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से भाग रही है। ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तो डॉलर इंडेक्स पे आप अपनी नज़र बना के रखिए। कल तो हमने ओवरनाइट यूएस यील्ड्स भी बढ़ी हुई देखी, और वैसे भी 3-4 हफ्तों से ये जो खबरें आ रही हैं कि यूएस बैंकिंग में दिक्कत है, कभी कोई रेटिंग एजेंसी आके बोलती, कभी कोई दूसरी, तो ये पूरा माहौल जो है ना, थोड़े काले घने बादल ग्लोबल मार्केट के ऊपर मंडरा रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया ना, चंद्रयान मंडरा रहा है, वहां पर गोल घूम के वापस आएगा, उसी तरीके से काले घने बादल जो हैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर मंडरा रहे हैं। इसीलिए एक ब्रेकआउट रैली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अभी थोड़ी दिक्कत में लगती है, लेकिन उसके बनस्पत अगर आप देखिए तो भारतीय बाजार बहुत अच्छा फेयर कर रहे हैं। और राइट, ठीक है, बिल्कुल भारतीय बाजार अच्छा फेयर कर रहे हैं। और इनफैक्ट कल भी आज आप देखें तो एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी देखी। हम कहाँ 100-125 पॉइंट्स गैप के साथ खुले थे। बैंक्स लगाट थे, मेटल्स लगाट थे, उसके अलावा आईटी अच्छा चल रहे थे, रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया, एनर्जी स्पेस से अच्छी मूवमेंट दिख रही थी, फार्मा डिफेंसिव चल रहे थे। देखिए ऐसा है कि ये दूसरे दिन हमने देखा है कि 100 पॉइंट से ऊपर की इंट्राडे रिबाउंड आ रही है। करेक्ट। 19,250 के आसपास, 40 के आसपास का जो पिछले हफ्ते का लो है वो वायलेट नहीं हो रहा है, और ये बहुत अच्छी साइन है। टेक्निकल ट्रेडर्स इसको बहुत अच्छा साइन देखेंगे कि डिप जो है हर बार बॉट हो रही है। एटलीस्ट 2 बार तो देख रहे हैं, मंडे को भी देखा आपने, वेंसडे को भी देखा। और पहला जो लोएस्ट पॉइंट इन द डे है वो पहले 15 मिनट में बन रहा है, उसके बाद उसको टेस्ट भी नहीं करने की कोशिश कर रहा है। ये कल का बैंक निफ्टी का ग्राफ है, भले थोड़ा सा कमजोर बंद हुआ बट नीचे के लेवल से करीब 300 पॉइंट रिकवर हुआ। मंडे को भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। निफ्टी भी कल 100 पॉइंट नीचे से सुधर के बंद हुआ, मंडे को भी ऐसा ही हुआ था, 100 पॉइंट के ऊपर 130 पॉइंट की कब से रिकवरी आई थी। तो एक अच्छी बात है, बाजार वन साइड कमजोर नहीं है। अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को देखें, वो तो हरे निशान में बंद हुए, 0.5% गेन में, 2/3% गेन स्मॉल कैप में। मिड कैप भी फ्लैट होके हरे निशान की तरफ चला गया। तो बाजार एक्टिव है। बाजार में बाइंग के मौके देखिए क्वालिटी स्टॉक्स में, और ट्रिगर्स जहां पे अर्निंग का ट्रिगर हो, जहां प्रमोटर ट्रिगर हो, जहां पे कोई और पॉलिसी मेकिंग का ट्रिगर हो, वहां बाइंग आ रही है। देखिए कल आप पावर स्टॉक्स में, चाहे वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, एनटीपीसी हो, जबरदस्त बाइंग आ रही है पावर ग्रिड में भी। और आज एनटीपीसी के ऊपर बर्नस्टीन का नोट आ गया।
कल आपने देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने स्पीच में डिफेंस से बहुत तवज्जो दी थी। उसके बाद खबर आई बड़ी सबमरीन डील की, सारे इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी PSU स्टॉक्स ट्रिगर लेते ही भागना शुरू गए, इनमें फ्लोट भी कम है। IT में खबरें आ रही हैं डील की, देखिए किस कदर कल टॉप 4-5 IT कंपनीज ने रिबाउंड में हमारी मदद की है। तो खैर 4 दिन से हम देख रहे हैं IT में अच्छी बाइंग आ रही है। कल हमने ये भी देखा कि ऑटो स्टॉक्स में स्पेशली जो पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स हैं उनमें बहुत अच्छा रिबाउंड आया। टाटा मोटर्स, M&M और मारुति भी रिबाउंड करा। हाँ, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति, करेक्ट। क्योंकि ये जो पूरी डिप थी RBL बैंक वाला मसला, पूरा M&M ने रिबाउंड कर लिया। तो कहीं ना कहीं जहां पे लॉन्चेस की बात हो रही है, जहां नए ट्रिगर्स आ रहे हैं, अच्छी बाइंग आ रही है। बसेस का ट्रिगर मिला टाटा मोटर्स, जिसकी वो दोपहर में आया था, एक्चुअली लास्ट आवर ट्रेड में आया था वो। हाँ, लास्ट आवर में आया कि एक 60,000 करोड़ का ऑर्डर आएगा। तो उसमें हालांकि छोटी छोटी कंपनियां भी चल गई, लेकिन बल्क ऑफ द बाइंग जो है वो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड में होगी, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कितनी बसें सप्लाई कर देगा, JBM ऑटो कितनी बसेस, तो क्योंकि उनके पास कैपेसिटीज कम है कंपेयर टू एक सेक्टर लीडर। तो यहाँ पे बैठ करें, छोटे बैंकों के ऊपर आप जरूर नजर बना के रखें, बहुत बढ़िया बाइंग हो रही है। कल आपने देखा कितनी सारी ब्लॉक डील्स गिरी हैं। बिल्कुल, बहुत सारी, और शायद FI का बाय फिगर भी शायद इसीलिए हो। FI का बाय फिगर बहुत छोटा है, लेकिन हाँ, लेकिन देखने वाली बात ये है कि जहां पे ट्रिगर्स हैं वहां पे एपिटाइट है। करेक्ट। 8-10 हजार करोड़ का 8% ब्लॉक GQG ने वापस ले लिया। बर्मन्स ने अपना पैसा बढ़ा रहे हैं वहां पे। JSW एनर्जी में काम हो रहा है। पूरा आपका इंडिगो का भी ब्लॉक ह्यूज ब्लॉक था, बहुत बड़ा ब्लॉक है, बट क्योंकि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, हमने आपको बताया था रिबाउंड करेगा। इंट्राडे कितना शानदार ट्रेड आपको मिला था कल सुबह, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना बड़ा ब्लॉक फटाक से एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि अब 1-2-3 प्लेयर का मार्केट रह गया है और ये उसके अंदर सबसे बड़े दादा है इंडिगो। तो आप दिमाग लगा के काम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाजार में बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है, और ऑप्शन डेटा तो ये भी बता रहा है, मैं देख रहा था ब्लूमबर्ग पे कॉपी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि ऑप्शन वाले प्लेयर्स अब ये बेट कर रहे हैं कि मंथ एंड में शार्प रिबाउंड आ जाएगा, क्योंकि 2000 वाला 19,240 का लो दिखा चुका है। करेक्ट। यहाँ से फ्रेश मंदी के लिए बहुत नेगेटिव ट्रिगर चाहिए, बड़ा कोई नेगेटिव ट्रिगर, जो कि आ नहीं रहा है। अगर आप देखें कंपैरेटिवली बाजार बहुत रेजिलियंट है। राइट। डिम्पी तो जानते हैं कि F&O डेटा क्या तस्वीर दिखा रहा है आज, डिम्पी बताइए। देखिए बात अजय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने यही बात आपके सामने रखी थी कि आप बहुत देर तक, बहुत दिनों तक आप अपने आप को दबा के नहीं रख सकते। एक लेवल होगा, आपकी भी परीक्षा होगी, उसके बाद फिर आप फट जाएंगे, आइदर अपर साइड या फिर लोअर साइड में। मैं चार्ट के साथ शुरुआत करूंगा। जो बात अभी आप कह रहे हैं कि बहुत एक तेज़ी या बड़ी मंदी आ सकती है, मैं सिर्फ आपको उसी चीज़ से दिखाता हूँ। एक बार आप निफ्टी का चार्ट वापस से लेके आइए स्क्रीन पर, फिर मैं निफ्टी के सिर्फ डाटा आपको नोटिस करवाऊंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है। पहले आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना, तो ऊपरी लेवल पे बार बार एक रेजिस्टेंस है। हमने 3rd टाइम रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और 3rd टाइम हमने सपोर्ट को टेस्ट किया। चौथी बार ऐसा नहीं होगा, या तो इस लाइन के ऊपर जाएंगे या तो इस लाइन के नीचे जाएंगे। आप देख रहे होंगे एक फनल नुमा हम चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं, और हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं, बिल्कुल ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए 3-4 दिन की बात और है, आप इस रेंज से बाहर निकल जाएंगे, ये बात डैम श्योर है। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ निफ्टी के डाटा पर। ऐसा क्यों हो सकता है, उसकी बड़ी वजह छुपी हुई है ओपन इंटरेस्ट में। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट सीरीज के शुरू होने से लेकर अब तक, भले बाजार टूटा हो, लेकिन 2 लाख शेयरों के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट के पास बारूद बहुत है, बस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी खबर के बेसिस पर चाहिए, या कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए जिसके बेसिस पर हो जाए। आप कल भी अगर आप सेशन देखेंगे तो जो हो रहा है वो हल्के हाथ से हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिकवाली बहुत जोर से हो रही है, बिकवाली भी हल्के हाथ से हो रही है। तो जो पुल बैक आ रहे हैं वो भी हल्के हाथ से आपको होता हुआ दिख रहा है। 30 पॉइंट्स की कल मामूली सी हमको तेजी निफ्टी पर आती हुई दिखी है। अब आता हूं मैं जरा पर बैंक, अच्छा इस निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर से क्लियर कर दें। 19,300 मेगा सपोर्ट एरिया है। कल भी हमने 3rd टाइम उसको टेस्ट किया, ब्रेक नहीं किया। कल का लो था 317 और आज उसके ऊपर हम फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जो रेजिस्टेंस है वो 600 650 से शुरू होगा और 800 तक की रेंज का होगा। इसलिए लॉन्ग शॉर्ट दोनों वालों के लिए अभी भी मौके बरकरार हैं। दोनों सिस्टम में बने रहें, बट अपने स्टॉप लॉसेस टारगेट को अच्छे से पकड़ लें। अगर ये छूटेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए स्टॉप लॉसेस पे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो बात हुई इंडेक्स की। अब एक बार बैंक निफ्टी पर भी समझ लेते हैं। बैंक तो फिर से ड्रैगर दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर आज क्या सपोर्ट बड़े देखने चाहिए?
देखिए बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, ये पुल बैक में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ वेटेज ऑफ शेयर्स। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सेस, ये 2-3 शेयर भी अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बैंक निफ्टी को मौका ही नहीं मिल रहा ऊपर आने के लिए। इसलिए बैंक निफ्टी में आप कल भी देख पा रहे हैं कि ताज़ा बिकवाली हुई है और उसने 44,000 के लेवल को वापस से छोड़ दिया है, उसके नीचे जाके क्लोज किया। इसकी इंपॉर्टेंस कम है कि कहां पे क्लोज किया, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि 43,800 के हम ऊपर हैं अभी भी। तो जब तक हम 43,800 के नीचे जाके क्लोज नहीं करते तब तक चिंता बढ़ेगी नहीं। हाँ, क्या खुशी की बात है क्या ये? मैं बोलूंगा खुशी की बात भी नहीं है, क्योंकि ये बार बार 44,200 को पार ही नहीं कर पा रहा। तो आपका रेजिस्टेंस है 44,200। तेजी वालों को तभी सिस्टम में आना चाहिए जब 44,200 फाइनली पार हो जाए, और एग्रेशन दिखाना चाहिए 44,500 पार हो जाए, और मंदी वालों को और पोजीशंस दबा के बेचनी चाहिए जब वो 43,800 के नीचे चला जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। आज का दिन भी मार्केट चर्न करता ही रह जाएगा, आप देखेंगे भले वीकली एक्सपायरी लेकिन मार्केट चर्निंग में रहेगा। भी 2 स्टॉक्स कौन से जो वॉच आउट करने हैं आज? दोनों स्टॉक्स आपको बताने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, वो है ट्रेडर्स की एंजाइटी के बारे में। वो एंजाइटी ये है कि 11 शेयर एफ&ओ बैन में है। 200 तो कुल मिला के शेयर ही हैं, उसमें से 11 शेयर एफ&ओ बैन में चले गए। तो इसी से आप ट्रेडर की एंजाइटी बना पा रहे हैं कि वो छोड़ भी नहीं रहे हैं और पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, उनके ओपन कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज खड़े हुए हैं। इसलिए 11-11, और ये वैसे शेयर नहीं है, ये सारे ट्रेंडिंग शेयर्स हैं। अगर आप इनको चेक करेंगे तो इनमें इतनी बड़ी पोजीशंस खड़ी हैं, 90% से ज्यादा के ओवाई बिल्डअप्स हैं, इसलिए इनको बैन में डालना पड़ा। क्या 11 शेयर एफ&ओ बैन में है। अब आपने 2 शेयर की बात पूछी, तो कल भी हमने एक आपको शेयर दी था, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस बैन में था लेकिन वो चला। आज नॉन बैन के दोनों शेयर्स हैं मेरे पास। पहला है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स के चार्ट भी स्क्रीन पर आ जाएंगे, डाटा भी आएगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए कैनफिन होम्स में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मामला उठा था, उसके बाद वो शेयर तेजी से टूटा। बाजार के अंदर किन शेयरों ने पार्टिसिपेट नहीं किया और किन्होंने किया, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कैनफिन होम्स पे हो सकता है। ये अपनी वजह से टूटा लेकिन बाजार की वजह से नहीं टूटा। बाजार भले टूट रहा था लेकिन ये रुका हुआ था, तो उसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है और 50 दिन की एवरेज के बिल्कुल नियर बाय है। अगर इसको पार करेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है। कैनफिन होम्स के पिछले 4 दिन का पैटर्न भी यही बता रहा है कि बाजार की गिरावट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कल भी 2% ओआई घटा था और इसके अंदर करीब आधे % के आसपास की तेजी आई थी। तो इस शेयर पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा। आप चाहें तो कम वॉल्यूम के साथ भी ट्रेड करना चाहे वित्तीय सलाहकार से पूछ के वो कर सकते हैं। एक और है आईटी पैक। कल हम बार बार आईटी की तारीफ कर रहे थे, उसमें कई बार क्या होता है, बड़े शेयर की ना चर्चा होती है ना बात होती है। उसमें एक ओरेकल फाइनेंस नाम की कंपनी भी है, आप उसको भी देखिएगा। एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही बढ़िया राउंडिंग जिसे बेस कहते हैं हम, वो बन रहा है। जहां से देखिए कमजोर हुए थे वहां से हमने 200 दिन की एवरेज भी तोड़ी, एक बेस बनाया, फिर से 200 दिन की एवरेज को पार किया और इस राउंड को हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस वाला शेयर है, बजिंग सेक्टर है इसके पास और 200 दिनों के एवरेज के ऊपर आया हुआ है। कल भी टॉप गेनर था आईटी, अगर वैसे एफ&ओ के हिसाब से देखा जाए तो इस शेयर पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। 2 से 2.5% की तेजी और थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है। तो 2 शेयर होंगे, ओरेकल फाइनेंस और दूसरा शेयर है कैनफिन होम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बातचीत ट्रेड की अपने पैनलिस्ट के साथ आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ रत्नेश गोयल और किरण जानी जुड़ रहे हैं और पैनलिस्ट भी धीरे धीरे करके आगे जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। रत्नेश, आपसे शुरुआत करूंगा। पहले इंडेक्स का पैटर्न बताइए। देखिए हमने बात की अभी कि बड़ा बढ़िया रिबाउंड दिखा रहा है इंडेक्स एटलीस्ट, क्योंकि उसके अंदर अच्छी वैरायटी है। लेकिन बैंक निफ्टी में 2 स्टॉक बड़े अगर नहीं चलते हैं तो पूरा बैंक निफ्टी दब जा रहा है। बट स्मॉल और मिड बैंकिंग स्टॉक्स में कल भी काफ़ी अच्छी बाइंग दिख रही थी। पहले आप निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताइए, फिर ट्रेड इंडिविजुअल ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली अगर पहले इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पे हम देखें तो निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज पे यहाँ पे एक सपोर्ट काफी अच्छा ले लिया 2 दिन से। यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन भी बना है निफ्टी में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी में और निफ्टी से जो रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें थोड़ा मोमेंटम हमको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा भी देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा, एक ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, क्योंकि निफ्टी में आप देखेंगे तो काफी अच्छी एक पुट राइटिंग हमको बिल्टअप बनती हुई दिख रही है। 19,300, 19,200, 100 इस लेवल पर काफी अच्छा एक पुट राइटिंग हमको देखने को मिल रहा है। कॉल राइटिंग बहुत थोड़ी हल्के स्तर पे मतलब बहुत हल्की हमको दिख रही है। कॉल राइटिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं है, तो ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि 19,300 के नीचे जाना थोड़ा इतना आसान नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग हमको देखने को मिलेगी 19,300 के आसपास में।
हालांकि ऊपर में भी 19,600 के ऊपर निकलना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हमको बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो रेंज रहेगी 19,300 के आसपास में आता है, तो जरूर वहां पे खरीदारी करना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 19,250 का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठेगा, और ऊपर में टारगेट कहीं ना कहीं वापिस से 19,400 और 19,450 500, ये 3 टारगेट हमको बनते हुए दिख जाएंगे। तो निफ्टी में जरूर बाय ऑन डिप्स में हमको रखना चाहिए। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखें, तो बैंक निफ्टी ने तो एटलीस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू 3 दिन से ट्रेड कर रहा है। और इसमें जो ऑप्शन डेटा में हमको जो देखने को मिल रहा है इंटरेस्टिंग ऑप्शन, कि बैंक निफ्टी में पुट राइटर ने काफी अपनी पोजीशन कल के दिन में हल्की कर ली है। आप देखेंगे 44,000 के आसपास में पुट राइटर ने कल अपनी पोजीशन हल्की कर ली, और नीचे के स्तर पर भी पुट राइटिंग इतनी ज्यादा दिख नहीं रही, वहीं पे कॉल राइटिंग वो ज्यादा जोर से हुई है ऐसा लग रहा है। 44,000, 44,200, 44,500, यहाँ पे काफी ज्यादा कॉल रेट हमको दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी आज के सत्र में वापस से थोड़ी सी कमजोरी दिखेगी, और बैंक निफ्टी से हमको सपोर्ट आते हुए नहीं दिखेगा इस बाजार के लिए। तो जो हमको रहना चाहिए वो स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप पे रहना चाहिए, और निफ्टी से जो रिलेटेड थोड़े से स्टॉक्स है उन पे रहना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा, या बैंक निफ्टी इंडेक्सेस को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 43,500 के आसपास में बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगा, पर ऊपर में इतना आसान नहीं होगा इसके लिए 44,500 या 44,300 निकालना। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और निफ्टी या फिर मिड कैप स्टॉक्स पे हमको थोड़ा सा ध्यान फोकस रखना चाहिए आज के सत्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस व्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करने लगेंगे तो आप बहुत बड़ा एक बुल मार्केट जो चल रहा है रेस्ट ऑफ द मार्केट में 6,000 कंपनियां हैं, 6,000 कहानियां, 6,000 ट्रिगर, तो आप मिस कर जाएंगे। क्योंकि कई बार ये निफ्टी बैंक निफ्टी का जो खेल है वो आपको मिस करा सकता है इंडिविजुअल आइडियाज। इसलिए तुरंत आएंगे इंडिविजुअल आइडियाज के ऊपर, और हमारे साथ किरण है। किरण बताइए कौन से आइडियाज आप ट्रेड करेंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का जिस तरीके जैसे आपने बताया कि अगर हम इंडेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हम स्टॉक मिस करेंगे, क्योंकि जिस तरह का ओवरऑल रुझान हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, या तो हम कहें कि स्टॉक स्पेसिफिक क्वालिटी मिड कैप के अंदर काफी अच्छी एक तेजी बनी हुई है। पर्टिकुलरली मैं इंडेक्स के ऊपर व्यू बताऊं तो पीसीआर रेशियो वापस बुलिश जोन के अंदर आ चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश डाइवर्जेंस भी बन चुके हैं। तो एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लग रहा है कि दोनों इंडेक्सेस में बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। लेवल वाइज निफ्टी कहीं ना कहीं 19,350 से 300 के बीच में हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। 19,650 का टारगेट नेक्स्ट एक्सपायरी तक हम देख सकते हैं। 19,240 जो है वो अब एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलर पे बैंक निफ्टी भी बताऊं तो बैंक निफ्टी थोड़ा कहीं ना कहीं कॉशियस है, लेकिन वहां पे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर विद बुलिश डाइवर्जेंस। सो बैंक निफ्टी भी कोई भी गिरावट आती है 43,600 तक हम लॉन्ग करके जाएंगे। 44,200 का हमारा टारगेट रहेगा। 43,460 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म स्टॉक काफी अच्छा चल रहा है, तो पेटीएम ऑलरेडी हमने काफी बार रिकमेंड किया है। कल भी हमने देखा कि इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और डेली चार्ट के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला विद वॉल्यूम। सो पेटीएम 870 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 899 एज अ टारगेट एंड 854 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे पेटीएम के ऊपर। नेक्स्ट जो कॉल है वो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है। यहाँ पे भी आप देखोगे सो प्राइस वाइज डेफिनेटली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट वाइज आप देखोगे तो लास्ट 5 दिन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 to 40% ओपन इंटरेस्ट राइज हुआ है। साथ साथ अगर आप प्राइस राइजिंग भी देखोगे तो 5% के प्लस प्राइस भी बढ़ा हुआ है। सो क्लियरली लॉन्ग बिल्डअप है। हमें लग रहा है कि यहाँ से और भी तेजी बन सकती है। तो मैक्स फाइनेंशियल 855 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 870 का हमारा टारगेट रहेगा। 854 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। अब रत्नेश से भी समझ लेते हैं आज की रिकमेंडेशन उनकी। रत्नेश बताएं आपके क्या होंगे आज की टॉप बेट्स? पहला स्टॉक मेरा मिड कैप से रहेगा एक रेलटेल में काफी अच्छा है, हमको ट्रायंगल बैटिंग का ब्रेकआउट दिखा था, उसके बाद में काफी अच्छी तेजी दिखी, अब फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला। कल के सत्र में वापस से एक वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली और एक सपोर्ट लेवल से घुमा है। तो एक रेलटेल मुझे ऐसा लगता है अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। 167 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 180 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा पॉलीकैप में कंटिन्यू एक अच्छा हाई फॉर्मेशन हमको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अपने की एवरेजेस और शॉर्ट टर्म एवरेज से बहुत ज्यादा अभी स्ट्रेच नहीं हुआ है। कल के सत्र में वापस से एक अच्छी हमको वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही है और एक अच्छा वापस से एक इसमें ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे 4820 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 4900 का टारगेट मुझे लगता है कि हमको देखने को मिलेगा। हुई पॉलीकैप और पेटीएम पर आपकी नजर। रत्नेश और किरण दोनों के ही ट्रेड्स हमारे सामने आ गए हैं। अब एक बार अपनी रिसर्च टीम को भी जोड़ते हैं और समझते हैं दूसरे स्टॉक्स एंड न्यूज़। अर्निंग्स तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, लेकिन आज कल मार्केट आवर्स के बाद कौन से बड़े स्टॉक्स थे जहाँ न्यूज़ फ्लो है।
अशेषा हमारे साथ बनी हुई है। अशेषा, मॉर्निंग बताएं। जी हाँ, सबसे पहले ब्लॉक डील्स की बात करते हैं। कल कई सारी ब्लॉक डील्स हुई थी, उसमें सबसे पहले अदानी पावर, जहां GQG पार्टनर्स ने स्टेक खरीदा है, करीब 8% का स्टेक खरीदा है 9000 करोड़ के वैल्यूएशन पर, और प्रमोटर एंटिटी सेलर है इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील में। तो बड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई कल के मार्केट आवर्स में। इसके अलावा JSW एनर्जी में भी GQG पार्टनर्स ने करीब 1.01% स्टेक खरीदा है। याद रखें, JSW एनर्जी में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी GQG पार्टनर्स ने स्टेक खरीदा। सेकेंड कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में GQG पार्टनर्स ने स्टेक खरीदा है। इसके अलावा सिप्ला की बात करते हैं, जहां US FTA और अदर इंडिया FTA ने उनकी एक यूनिट है उनको सस्पेंड कर दिया है। 10 दिन के लिए ऑपरेशन सस्पेंडेड रहेंगे, और पातल गंगा में ये यूनिट फैसिलिटी सिचुएटेड है, जिसके लिए ये एक्शन दिया गया है कंपनी को। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन में भी एक ब्लॉक डील हुई थी कल, जहां राकेश गंगवाल जो फाउंडर ग्रुप था, उन्होंने स्टेक बेचा है। करीब 2.9% का स्टेक सेल किया गया है इंटरग्लोब एविएशन में, और उनका स्टेक अब कम होकर 25.7% पर है। इसके अलावा रेलिगेयर में भी ब्लॉक डील हुई थी, जहां बर्मन फैमिली ने करीब 7.6% स्टेक खरीदा है, और अब उनका होल्डिंग जो पहले 14% था वो बढ़ चुका है और 21.5% पर है। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा ने एक नया ड्रग लॉन्च किया है HIV के लिए, चिल्ड्रन में HIV के लिए, जिसके चलते औरोबिंदो फार्मा पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। स्किपर की बात करें तो कंपनी ने फंड रेज अप्रूव किया है, राइट्स इश्यू के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा, और 200 करोड़ का ये फंड रेज है। लास्टली शैली इंजीनियरिंग, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 2 सितंबर को बैठक है, और स्टॉक स्प्लिट उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कंसिडर किया जाएगा, जिसके चलते शैली इंजीनियरिंग पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ओके, ठीक है आशीषा, ये सारी की सारी खबरें हमारे लिए कंपाइल करके लेके आने के लिए अब सोनी पटनायक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं आज की उनकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। सोनी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप जरा बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, सारे दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। मेरे 2 कॉल पिक्स जो रहेंगे वो बाई की तरफ रहेगा। एक है ल्यूपिन में कल अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन देखने को मिला है 4% के तौर से, तो ल्यूपिन आप बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 1075 का, आप उसको स्टॉप लॉस के तौर से प्लेस कर सकते हैं, और टारगेट जो रहेगा 1185 1200 के आसपास पे इसका टारगेट रहेगा। दूसरा जो मेरा बाइंग पिक रहेगा वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड एक बहुत ही कंटिन्यूस बेसिस पे ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मार्केट जितने भी करेक्शन के फेज में गुजर रही है, फिर भी अशोक लेलैंड सपोर्ट में अपना कॉन्स्टेंटली वो हेल्ड करके चल रहा है। सो अशोक लेलैंड में अच्छा बाइंग दिख रहा है, और आप इसको बाय कर सकते हैं 182 का स्टॉप लॉस लगा के 200 और 204 का आप उसको टारगेट की तरफ से बाय कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अशोक लेलैंड भी आ गया आज लिस्ट में, पेटीएम भी लिस्ट में है। तो आज आप सारे जो ट्रेड देख पा रहे हैं ना, जो हमारे एनालिस्ट ने दिए हैं, वो सब अलग अलग हैं, ज़्यादातर मैच भी नहीं कर रहे, और सेक्टर्स भी अलग अलग हैं। रत्नेश ने दिया रेलटेल, पॉलीकैब, ल्यूपिन, अशोक लेलैंड, पेटीएम, मैक्स फाइनेंशियल, सो सब कुछ अलग अलग आज आपको दिख रहा है। इसका मतलब पार्टिसिपेशन आपको सभी सेक्टर्स के अंदर से कुछ ना कुछ और होती हुई दिखेगी। वमाक्षी इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे जरा हम ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के बारे में और पता कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, आप जरा बताएं ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम BFSI स्पेस के साथ, और यहाँ पर खास फोकस होगा NBFC और लाइफ इंश्योरेंस पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि नॉन बैंक लेंडर्स पर थोड़ा सा प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में, मगर ओवरऑल जो पॉजिटिव सेटअप है इन सारे कंपनीज़ के लिए वो अभी भी नज़र नहीं, उसमें कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन भी काफ़ी सारे लेंडर्स के लिए काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहे हैं, और इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स और भी मजबूत और अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, उनके टॉप पिक्स है SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, कैनफिन होम्स, SBI कार्ड्स और मन्नपुरम फाइनेंस। और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहां पर ओवरऑल मार्केट की एक तरफ से कंसेंसस रेटिंग ओवरवेट की है, इन्वेस्टर्स भी कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, मगर इनकी तरफ से कॉन्ट्रा व्यू है, और वो है चोला फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस,
HDFC AMC और L&T फाइनेंस पर। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे जेके सीमेंट पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ 15 से 20% पर एक्सपेक्टेड है FY24 के लिए। पॉजिटिव कमेंट्री भी नज़र आ रही है Q2 के प्राइसेस पर और एनर्जी कॉस्ट की जो डिक्लाइन है उसके चलते बेनिफिट्स भी देखने को मिलेगा जेके सीमेंट के लिए। तो इसी के चलते जेफरीज ने अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है, 3,310 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे स्टॉक्स के बारे में हमें बताने के लिए। कुछ पॉसिबल ट्रेड्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सोनी, मैं आपसे 2 सीमेंट स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा। हालांकि रेट ये टारगेट प्राइस तो जेके सीमेंट पे बढ़ाया है, लेकिन कल का एफएनओ डेटा ये बता रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में ज़बरदस्त बाइंग हो रही है। एक तरफ भले ही ये देखिए डेज हाई पे ये भी बंद हुआ और ये तो ज़बरदस्त, और अल्ट्राटेक एक रिटेल HNI काउंटर नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल काउंटर है। जिस हिसाब से इसमें कल लॉन्ग पोजीशन ऐड हुई, नीचे से रिबाउंड किया गैप डाउन के बाद, हालांकि जेके भी किया। जेके और अल्ट्राटेक एक मिड कैप है जहां रेटिंग अपग्रेड्स आ रहे हैं और इसमें तो डेटा ज़बरदस्त है अल्ट्राटेक का। आप बताइए ट्रेड किधर बैठता है? जी, ट्रेड डेफिनेटली अल्ट्राटेक सीमेंट में ही बैठता है। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, और अगर मैं इसको डेरिवेटिव्स डेटा के अनुसार देखूं तो 8200 पे इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी है और कल इसमें एडिशंस बढ़े भी हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो कॉल राइटिंग थोड़े थोड़े अपने पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं, हालांकि इतना सिग्निफिकेंट लेवल नहीं है, बट टेक्निकली मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग है। आप इसको होल्ड कर सकते हैं या फिर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। आज मेरे ख्याल से इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ बन रहा है, ये 8450 के तरफ भी आराम से जा सकता है, और नीचे का जो इसका सपोर्ट बनेगा इमीडिएट बेसिस में आप इसको 8180 का ही सपोर्ट पकड़ सकते हैं, क्योंकि 8200 पे ही ओपन इंटरेस्ट के एडिशंस थोड़े बहुत अभी दिख रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग है। सो टेक्निकली और डेरिवेटिव्स डेटा को दोनों कंबाइन करते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट में ही अच्छा आपको ट्रेडिंग का एक अपॉर्चुनिटी आज देखने को मिल सकता है। में फॉलो अप बाइंग आने की उम्मीद सोनी को नजर आती है। रत्नेश, एवर रेडी के चार्ट को देख के बताइए। कल 2% ऊपर खुला, उसके बाद 7-8% ऊपर बंद हुआ। हमने यहाँ ब्रेक की थी स्टोरी की, बर्मन्स ने माल लिया है और एग्जैक्टली वैसा ही आया, 7.5% एक्स्ट्रा उन्होंने कल ओपन मार्केट से लिया एवर रेडी में। चार्ट देख के बताएं क्या लगता है? एवरेडी का चार्ट एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चल रहा है अभी। मुझे ऐसा आप देखेंगे तो कंटिन्यू 2021 से 13 अक्टूबर 2021 से कंटिन्यू अभी तक इसमें कंसोलिडेशन ही चल रहा है। एक रेंज में फंसा हुआ, ऊपर की रेंज 400 की है, नीचे की रेंज इसमें 315-320 रुपए की है। तो इस रेंज में चल रहा है। तो अभी भी ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी तरह की हालांकि कमजोरी तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है किसी को इसमें पोजिशन बनानी है तो 320 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजिशन होल्डिंग के हिसाब से बना सकते हैं। ट्रेडिंग की इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 320 रुपए के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर में टारगेट जो बनेंगे वो 400 रुपए के बनेंगे। इसमें जो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा वो 400 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट आएगा। इसमें 2 साल का इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आएगा 400 रुपए के ऊपर, जो कि इसको फिर लेके जाएगा 460 रुपए तक के लिए। तो 320 रुपए के स्टॉप लॉस ने रैली गियर में किया है। इनफैक्ट एवरेडी में कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि एवरेडी में भी बर्मन्स लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उन्होंने भी इसी तरह की स्टोरी बनी थी वहाँ पे और बदलाव आया। लेकिन रेलीगेल कल की कहानी है, इसके बारे में बताइए आप। किरण, आप बताइए। सो ओवरऑल रेलीगेट की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चार्ट पैटर्न हमको दिख रहा है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बॉटम फिशिंग कर सकते हैं रेलीगेट के अंदर। करंट चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो 230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कल हाई बनाए थे लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो करंट मार्केट प्राइस में चेस करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई भी डिप आता है 225-220 के आसपास तो वहां पे हमें रेलीगेट बाई करना चाहिए। एग्रेसिव स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 210 के आसपास मेंटेन करना है। और अगर आपका इसका वीकली या तो मंथली चार्ट देखोगे तो एक बड़े ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेड कर रहा है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि अगर आप थोड़ा समय दो तो ये 300 तक भी जा सकता है। तो थोड़े लंबे समय के लिए डेफिनेटली कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करना चाहिए। 210 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 280 से 300 तक के टारगेट। ठीक है, ये तो रेलीगेयर पे बात हुई, लेकिन कल जिन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था और क्या उनमें फॉलो अप एक्शन देखने को मिल सकता है? कल हमने देखा अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर दोनों में एक अच्छी स्ट्रेंथ थी। क्या यहाँ पर फॉलो बाइंग के लिए एंट्री पॉइंट्स यहाँ ढूंढना चाहिए? अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है अपोलो हॉस्पिटल तो। रत्नेश, आप बताएं। रत्नेश बताएं।
डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन हमको देखने को मिल गया है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास में इसने सपोर्ट ले लिया है। कल के सत्र में एक अच्छी इसमें बाइंग देखने को मिली थी, वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छा देखने को मिला, बुलिश शेड कैंडल स्टिक फॉर्मेशन भी यहाँ पे कल के सत्र में देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो फॉलो बाइंग है इसमें 4970 के ऊपर निकलने के ऊपर में इसमें फिर एक फॉलो बाइंग जो कल की कंटिन्यू देखने को मिलेगी, जो कि इसको फिर लेके जाएगी 5050 तक के लिए। और वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर 4970 के ऊपर हम बाय करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 4920 का। तो 4970 के ऊपर इसमें निकलने पे जरूर एक इसमें अपोलो हॉस्पिटल में बाइंग देखने को मिली फॉलो। मैक्स हेल्थ में देखेंगे थोड़ा सा करेक्शन इसमें ऐसा अभी हुआ है। इसने भी हालांकि अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, पर इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको अभी देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इसमें तेजी से रनअप हमको देखने को मिलेगा। तो नियर टर्म में इसके जो टारगेट बनेंगे वो 555 रुपए तक के ही बनेंगे। इसमें जो ब्रेकआउट आएगा वो 555 रुपए के ऊपर आएगा, फिर एक इसमें नई पोजीशन बनाने चाहिए। पर अपोलो हॉस्पिटल में जरूर एक बार आज के सत्र में हमको देखने को मिल सकती है। पोलो हॉस्पिटल अच्छा लगता है यहाँ से, जिसे रडार पर रखना चाहिए। कल हमने देखा कि पेपर स्टॉक्स में भी अच्छी मूव थी, क्योंकि ग्लोबली भी पेपर स्टॉक्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और ब्रेकआउट पैटर्न जेके पेपर पर भी बने हुए हैं। क्या यहाँ फॉलोअप एक्शन हो सकता है? किरण आप बताएं। तो जेके पेपर का अगर हम डेली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हम नीचे के लेवल से देख रहे हैं। स्टॉक अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइक 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कल क्लोज हुआ था विथ वॉल्यूम। साथ ही साथ प्रीवियसली जो एक ऊपर के लेवल से जो सेलिंग प्रेशर आया था उसमें कहीं ना कहीं 350 का एक सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे जैसे स्टॉक गया एक बड़ी सी गिरावट हमने 300 तक देखी थी। तो वापस स्टॉक वो अपने पुराने जो सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जेके पेपर भी यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू दिखा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 340 तक तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। 330 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 390 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेके पेपर के अंदर, तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। अरविंदो फार्मा के रिगार्डिंग भी एक खबर है, औरों का चार्ट भी चेक करवा लेते हैं। सोने एक बार जरा चेक करेंगे, आपकी लिस्ट में लुपिन है, अरविंदो को आपने चेक किया क्या? अगर नहीं देखा तो एक बार देखिए जरा। जी, औरों को भी चेक किया है। और हालांकि अगर हम एक मीडियम टर्म पे देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है, इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ये कुछ भी डिप आता है तो इसमें से बाइंग इमीडिएटली आ जाती है। और अगर हम कल का चार्ट देखेंगे, लास्ट 2 डेज में अगर हम देखेंगे तो उसने एक 850 का एक अच्छा सपोर्ट पकड़ा हुआ है। सो मेरे ख्याल से जब तक 850 पकड़ रहा है तो शायद वो उसका एक छोटा सा इंट्राडे रेजिस्टेंस है अराउंड 885, वो एक बार उसको क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल से ये 920 930 के तरफ भी जा सकता है। स्टॉक काफी स्ट्रांग है, अगर थोड़ा सा भी आपको इंट्राडे में डिप मिल रहा है आप उसको खरीद सकते हैं। 850 जब तक होल्ड करता है उसको ही स्टॉप लॉस मान के चलिए। ऊपर की तरफ 920 और 930 का आप उसको टारगेट देख सकते हैं। किरण एक बार जरा अडानी पावर को चेक कर लीजिए। तो अडानी पावर के अंदर भी ब्लॉक डील हुई है और जीक्यूजी पार्टनर्स ने करीब 8% और स्टेक खरीदने की बात आई है। एक बार जरा अडानी पावर को आप चेक कर लिए। अगर डेली चार्ट हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है स्टॉक के ऊपर, लेकिन अभी भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है। साथ ही साथ हम देखेंगे तो एक पीक रेजिस्टेंस हम देख रहे थे 280 290 के लेवल के आसपास। सो स्टॉक उसको क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन नीचे भी हम देखें तो 260 का एक जो सपोर्ट है उसको पकड़े हुआ है। कहीं ना कहीं स्टॉक में रिसेंटली 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज भी दिया है विथ वॉल्यूम, और मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। कोई भी डिप आता है जब तक 260 का लेवल इंटैक्ट है मेरे हिसाब से डिप के अंदर बाय करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग कीजिए, 260 का स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है जैसे ही 290 का लेवल क्रॉस होगा एक शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 322 330 के लेवल 330 के लेवल तक। तो डेफिनेटली इसमें 260 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, या तो कोई भी गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। ठीक है, मयूरेश भी आ गए हैं। मयूरेश गुड मॉर्निंग। आपकी राह देख रहा था मैं आज, एक डेटा आया काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस आ रही है, हालांकि पैसा भी बहुत आ रहा है, डोमेस्टिक फ्लोज तो दिख ही रहे हैं, लेकिन इसमें एफआईएस की बड़ी खास रुचि अब बैठने लगी है। एक डेटा ये बता रहा है बर्नस्टीन का कि जितने एफआईएस हैं वो 5 साल में नेगेटिव फ्लोज था उनका मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन इस साल के शुरुआत से अब तक यानी कैलेंडर ईयर टिल डेट में एफआईएस ने लगातार मिड कैप स्मॉल कैप में वेट बढ़ाया है। मतलब 250 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन था नेट लास्ट 5 इयर्स का, इस साल वेट बढ़ाया है। एनबीएफसीज ये तो घटने वाले हैं, बढ़ाने वाले लेके आइए डायरेक्टर साहब। डोमेस्टिक जो सेक्टर्स हैं वहां पे सबसे ज़्यादा एफआईएस मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़ा रहे हैं स्टेक।
क्योंकि आप खुद भी एक FII सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका इंडियन मिड कैप स्मॉल कैप पे क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि बार बार ये बात निकल के आती है कि साहब मिड कैप महंगे हो गए, और अगर आपको पसंद है तो कौन से सेक्टर्स में आपको अच्छी तेजी नजर आती है मिड कैप स्मॉल कैप में? मॉर्निंग अजय। तो दो चीजें, एक आई थिंक जितनी मूव हुई है ये वित्त वर्ष के लिए, या अगर आप कहें कैलेंडर ईयर के लिए भी, तो आई थिंक जो मूव आई है वो कुछ भी नहीं। आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। हालांकि आई थिंक जो स्पेसिफिक स्टॉक्स के प्राइस मूव्स देखेंगे वो शायद एब्रप्ट हो, बट जनरली फॉर द इंडेक्स एज अ होल हमें लगता है आई थिंक देयर इज स्टिल मोर स्टीम। और ये जो रेजिलियंस दिखा रहा है पूरा का पूरा ब्रॉडर मार्केट, क्या ये सस्टेन होगा? आई थिंक दैट इज द बिग क्वेश्चन। हमें लगता है आई थिंक विद द काइंड ऑफ ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटीज जो पेश हो रही है, एंड एवरी पासिंग डे यू आर गेटिंग अ न्यू डेटा पॉइंट जो यही दर्शा रहा है कि आउट ऑफ द एंटायर कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मैक्रोज, इंडियन मैक्रोज की हालत रिलेटिवली बेटर, इनफैक्ट फार बेटर है। और इसके मद्देनजर रखते हुए जो अर्निंग सीजन अभी कंक्लूड हुआ है, आई थिंक अर्निंग सीजन वाज वेरी मच इन लाइन, इनफैक्ट काफी बेहतरीन मानता हूं मैं अर्निंग सीजन गया है। काफी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक अक्रॉस सेक्टर्स, वो मिड कैप IT हो, मिड कैप तो एंसिलरीज हो, चुनिंदा NBFC स्ट्रोक माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो, हैव डन एक्सीडिंगली वेल। हमें लगता है आई थिंक जो इंटरेस्ट उभर के आ रहा है इज प्योरली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एलोकेशन। आज की तारीख में आई थिंक अजय जी अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सारी चॉइस बची नहीं। क्या वैल्यूएशन पीक ऑफ हुए हैं फॉर द स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस? As an index, it might be a little bit on the higher side compared to your 10-year, 5-year standard deviations, या average means जिसे हम कहते हैं. But for individual sectors and stocks, जहाँ पे earnings का tailwind है, जैसे मैं कह रहा हूँ auto ancillaries हुए, you're seeing power companies doing exceedingly well. ये चुनिंदा NBFC, microfinance companies, retail-oriented companies, and obviously I think capital goods. So I think जो domestic cyclicals की आप बात कर रहे हैं, domestic stories remains extremely strong and buoyant, which is faltering across the globe as we speak at this point of time. और इसलिए FIs के पास कोई choice नहीं है but to probably bet both on the Indian market and the broader market as we speak. ठीक है, आते हैं इसके ऊपर थोड़ा और मिड कैप्स में और थोड़ा बात करेंगे, लेकिन कुणाल आ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल बाबू, क्या लग रहा है बाजार में, क्या ट्रेड करवा रहे हैं? तो फ्लैटिश एक्सपेक्टेशन, कल भी हमने कहा था कि इंडेक्स में ज़्यादा हमें बाउंस या फिर उछाल या करेक्शन नहीं नज़र आ रहा है। इंडिविजुअल काउंटर्स में इंडिविजुअल काउंटर्स में बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है। तो इनफैक्ट ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मार्केट में लिटरली इंडेक्स पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बट जो एक्शन है वो मिड कैप स्मॉल कैप्स, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी 10%, 15%, 20% की मूवमेंट दिखाते हैं इंट्राडे। तो आई थिंक जो फ्लो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का वहाँ से वो साइड पे है। दो स्टॉक्स पे इनिशिएट करूंगा यहाँ पे। पहला रहेगा मनप्पुरम फाइनेंस पे, जो मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीग ऑफ आउट परफॉर्मेंस में जा रहा है। 145 का मेजर ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, स्विंग ब्रेकआउट, मल्टी मंथ ब्रेकआउट है मनप्पुरम फाइनेंस के लिए। तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 158 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 144 का। इंडस स्टार जो स्टॉक ने कल वीकनेस दिखाई काफ़ी दिनों बाद में, ये यहाँ पे एक स्विंग ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन आया है चार्ट्स पे, तो मैं इसमें सेल सजेस्ट करूंगा इंडस स्टार पे। टारगेट रख सकते हैं करीबन 154 का, स्टॉप लॉस 163। हाँ ठीक है, बिल्कुल इंडस टावर पे तो एक कंसर्न दिख रहा है, तो ये आप सेल इनिशिएट कर रहे हैं और मन्नापुरम फाइनेंस पर आपकी बाय कॉल होगी, तो एक बाय और एक सेल। चलिए ठीक है, न्यूज़ बेस्ड एक्शन। शुक्रिया, आप ब्रॉडर मार्केट से दोनों स्टॉक्स लिए हुए हैं कुणाल ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और रिपोर्ट्स की भी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स आई। NTPC की रिपोर्ट की तो हमने बात की, JK सीमेंट पर भी जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने होल्ड मेंटेन किया है। टारगेट प्राइस भले ही बढ़ा है, वॉल्यूम ग्रोथ भी उन्हें एक्सपेक्टेड है कि FY24 के लिए बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, Q2 में जो प्राइसेस के लिए जो कमेंट्री आई है वो काफ़ी पॉजिटिव देख रही है इस वक्त जेफरीज। सीमेंट काउंटर्स में जिस तरह की मूव बनी हुई है अभी मयूरेश, और अभी अल्ट्राटेक सीमेंट को भी हम डिस्कस कर रहे थे, कल ग्रासिम में भी अच्छी मूव थी, JK सीमेंट पर भी आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके सीमेंट पे कहाँ बेट्स होंगी? तो मॉर्निंग प्रियंका, obviously I think जो tailwinds उभर के आ रहे हैं ये सेक्टर के लिए, petcoke prices are coming off as we speak, और कोई भी मैनेजमेंट की आप ट्रांसक्रिप्ट अगर सुने या पढ़े, they are clearly indicating anywhere between 100 to 200 rupees per ton as a direct benefit passing through. काफी कंपनीज ने वेट हीट रिकवरीज स्टार्ट किए हैं जो कैप्टिव पावर ये यूज कर रहे हैं, और जैसे आई थिंक इनकी लॉजिस्टिक डिवीजन इन टर्म्स ऑफ बोथ देयर क्लिंकर एंड ग्राइंडिंग यूनिट स्टेइंग क्लोज टू द मार्केट,
यहाँ पे इनके जो पावर और फ्रेट कॉस्ट है, यहाँ पे 50 से 100 रुपया का एक इजाफा देखा जा सकता है EBITDA पर टन। सो सिक्वेंशियली एज वी स्पीक कहीं ना कहीं 200 से 300 रुपया प्रति टन का एक इजाफा बिल्कुल देखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स। और इसलिए प्योरली फ्रॉम अ लार्ज कैप स्पेस एट मार्केट्स विद इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके EPS RS रेटिंग्स काफी बढ़िया लग रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ शुड इंक्रीज क्वाइट सब्सटेंशियली जैसे नई कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम आते जाएंगी। The peak reason is that utilization levels जैसे 75% क्रॉस हो जाएंगे for the industry as a whole because of the heavy capex that we are seeing infra और housing की तरफ, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगा along with the benefits of a sequential growth in EBITDA per ton. So Ultratech large cap companies में ठीक ठाक लग रहा है in terms of growth going forward. Valuations थोड़े महंगे रहते हैं, प्रीमियम पे रहते हैं, but that's always the case for Ultratech. और मिड कैप से जिस कंपनी का आपने जिक्र किया, JK सीमेंट, जो मिक्स है इन टर्म्स ऑफ बोथ ग्रे एंड व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट के रियलाइजेशंस ऑब्वियसली फार बेटर देन ग्रे, बट जनरली आई थिंक जो वॉल्यूम स्ट्रोक प्राइस स्टेबिलिटी की हम उम्मीद करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, दिस शुड आल्सो प्ले आउट फॉर JK। तो आई थिंक लार्ज कैप से मार्केट्स में जो EPS RS पे अल्ट्राटेक, मिड कैप से JK। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो भाई लार्ज कैप सीमेंट प्लेस की बात हुई। कल एक और रिपोर्ट ने जो अभी वमाक्षी भी हाईलाइट करी थी वो थी मॉर्गन स्टैनली के BFSI सेगमेंट पे, और वो बोल रही थी कि कहीं इस रिपोर्ट में जो बात की गई है कि मॉर्गन स्टैनली की भी जो प्रिफर्ड पिक्स रहेंगी पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में, उसमें SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स को ज़्यादा रेजिलियंट और अट्रैक्टिव बता रहे हैं। एक बार एक टेक चेक भी ले लेते हैं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में से किसी काउंटर को पिक करना हो तो सोनी आप कौन सा पिक करेंगे जिसमें अच्छा मोमेंटम दिख रहा है? अगर मैं देखूंगी पूरे एंटायर लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में तो मेरे ख्याल से SBI लाइफ जो कि अभी थोड़ा सा करेक्ट किया है, आप उसको नीचे से एक शायद बॉटम हो सकता है, तो आई थिंक सपोर्ट इसका बहुत ही हम उसको मतलब वॉच आउट कर सकते हैं फॉर अ लेवल ऑफ 1270। तो अगर 1270 होल्ड करता है तो मेरे ख्याल से ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है एंड दोबारा इसका जो है वो 1350 1380 की तरफ भी घूम सकता है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, मैं इसमें इमीडिएटली जंप करके आपको बाय नहीं बोलना चाहूंगी, आप इसको वॉच कीजिए। 1270 अगर इसको होल्ड कर सकता है तो शायद यहाँ से वो बाउंस बैक कर सके, एंड देन अगर वो क्रॉस करता है 1290 के ऊपर तभी आप इसमें इंट्राडे या फिर एक शॉर्ट टर्म पोजिशन की तरफ से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको वॉच कीजिए। कल के जो सुपरस्टार शेयर्स थे वो थे IT, लेकिन आज जितने भी एनालिस्ट हैं हमारे टेक्निकल्स, उसमें से किसी ने भी एक IT की कॉल नहीं दी है। किरण, आप कोई IT का शेयर देखेंगे जो आपको लग रहा हो कि सेकंड डे भी बाजार की हेल्प कर सकता है? तो IT के अंदर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम आल्सो, अगर अभी भी IT के अंदर किसी को लेना है तो मुझे लग रहा है कि हमें लार्ज कैप के साथ जाना चाहिए। इन्फोसिस में ऑलरेडी हम एक मूव देख चुके हैं, तो TCS के ऊपर आप ध्यान रखिए। TCS काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है 3400 के आसपास। कल हमने देखा था कि वो रेंज के ऊपर कहीं ना कहीं 3450 के ऊपर क्लोज आउट हुआ है। सो लग रहा है कि अगर मार्केट में कोई गैप डाउन होता है या तो डिफेंसिव बेट की बात आती है तो IT में TCS वुड बी द परफॉर्मर, ऐसा हमें लग रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस 3460 के आसपास है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट इन फॉर्मेशन है, राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। सो 3458 के आसपास है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक इंट्राडे बेसिस के ऊपर से या तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से 3420 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट 1-2 दिन में आप ऊपर में 3500 प्लस की एक रैली देख सकते हो TCS के अंदर। सो IT के अंदर TCS हमारा प्रीफर्ड पिक रहेगा। ओके, TCS आपका पसंदीदा शेयर है। रत्नेश, कल मैंने आपसे एक शेयर के बारे में पता किया था, वो था राजश्री शुगर। आपने कहा राजश्री तो अच्छा है ही है, कोठारी को भी BTST करके जाओ। कोठारी की कल की क्लोजिंग बहुत शानदार रही है, बाकायदा डेज हाई पे। राजश्री भी ठीक ठाक बंद हुआ है। आज भी ये चलेंगे या फिर ये कल तक का ही सिर्फ पैटर्न था? नहीं, पर्टिकुलर कोठारी शुगर आप देखें टीम पे जी तो डेफिनेटली काफी अच्छे वॉल्यूम एक्टिविटी कल देखने को मिली है। जैसे कल भी कहा था कि काफी अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन हमको डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। 200 मूविंग एवरेज के साथ में सपोर्ट लेके चला है। हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी देखने को मिला था एक दिन पहले, कल परसों के सत्र में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तेजी तो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। अगर आज कंसोलिडेशन भी देखने को मिलता है तो जरूर इसमें बाय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 50 रुपये नीचे इतने आसानी से जाएगा ये। तो ऊपर में टारगेट इससे कोठारी शुगर के कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में तो अभी 65 रुपये बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में 75 रुपये तक के लिए भी हमको देखने को मिल सकते हैं। राजश्री शुगर में भी सेम मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है।
तो राष्ट्रीय शुगर में भी जो टारगेट देखेंगे 57 रुपए तक के लिए हमको देखने को मिल जाएंगे, और कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी कुछ डीप मिलता है 48 से 50 रुपए के आसपास में, तो इसको भी जरूर बाय कर लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस बहुत पास का 45 रुपीज का बनेगा। स्किपर 2-3 दिन से अच्छा चल रहा है, और अब खबर ये आई है कि राइट्स इशू से प्रमोटर्स स्टेक बढ़ाना चाहते हैं अपना। इसका 1 महीने 3 महीने का चार्ट लेके आइए, आपको मालूम चलेगा कि किस हिसाब से स्टॉक के अंदर मूवमेंट आया है। राइट्स इशू के 200 करोड़ रुपए आएंगे और पैसा, और प्रमोटर का स्टेक बढ़ जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का बढ़ जाएगा। इनफैक्ट ये देखिए 3 महीने में 65% स्किपर चला है। सोनी जरा इसके चार्ट देख के बताएं, इसके अंदर हो गया है गेम, एक बार को लेके बैठे हैं तो रुके रहे, मुनाफा वसूली कर लें, या नए बाइंग के लिए भी इसके अंदर जूस है अभी? जी, अगर मैं इसको मीडियम टर्म की तरफ से देखूं तो मेरे ख्याल से इसका सपोर्ट अभी भी बना हुआ है स्ट्रांगली। 185-190 का एक बैंड है जिसमें ये बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो इसमें आप इमीडिएटली आप इसको मतलब एग्जिट मत कीजिए, आप होल्ड कीजिए इसको। अगर आपको थोड़ा सा भी डिप मिल रहा है अराउंड 190-188 तो आप इसको दोबारा बाय भी कर सकते हैं। 185 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर जो लोग इसमें ऑलरेडी पोजीशन बनाए रखे हैं तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 185 का। और ऊपर की तरफ जो है उसका हालांकि एक छोटा सा 200 और 220 के बीच में एक उसका रेजिस्टेंस बैंड बना है, प्रॉबेबली थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, टाइम न लगा सकता है उस बैंड को ब्रेक करने में। बट अगर वो 220 के ऊपर निकाल देता है तो ये स्टॉक जो है मेरे ख्याल से 250 के तरफ भी इजीली रैली ले सकता है। सो कंसोलिडेट कर सकता है, आप इसको डिप में खरीद सकते हैं, होल्ड कीजिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वॉच कीजिए, एंड जैसे लेवल को पार करता है आप इसको 250 के टारगेट के लिए देख सकते हैं। एक और मिड कैप स्टॉक पर नजर रखिए, कल काफी अच्छी बाइंग दिखाई दी थी, और वो है जिंदल ड्रिलिंग। रत्नेश, जिंदल ड्रिलिंग के जरा चार्ट चेक करके बताएं, क्या इसके अंदर पैसा बनेगा यहां से भी, या हो गया ये ब्रेकआउट सा चाहिए? नहीं अजय, ये काफी अच्छा स्टॉक है, आपने पकड़ा है। इनफैक्ट मेरी रडार पे भी है। एक्चुअली 3 स्टॉक अगर मैं दे सकता तो जिंदल ड्रिलिंग मेरा तीसरा स्टॉक था देने के लिए आज के 17 के लिए। तो जिंदल ड्रिलिंग काफी अच्छा है, अच्छा फॉर्मेशन इसने बिल्टअप करा है, काफी अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है ये। तो जिंदल ड्रिलिंग में इसमें जो तेजी देखने को मिलेगी हमको 530 रुपए तक के लिए देखने को मिलेगी। और इसमें जो स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, स्टॉप लॉस जो पास का बनेगा इसमें 435 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, और अच्छी तेजी इसके लिए इसको प्ले करना चाहिए सबसे। ठीक है, ये तो जिंदल ड्रिलिंग पे बात हुई। एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पूरे जून क्वार्टर की अर्निंग्स पर जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है, और सेक्टर वाइज उन्होंने कई सारी ऑब्जर्वेशन इस रिपोर्ट में डाली हैं कि सेलेक्ट फार्मा कंपनीज और मेजरली जो यूएस जेनरिक्स ड्रिवन कंपनीज है, ऑटोज हैं और पीएसयू ऑयल कंपनीज है, वहां पर अच्छे खासे अपग्रेड्स देखने को मिले हैं। एक बार मयूरेश से भी समझते हैं, जून क्वार्टर में मयूरेश हालांकि फाइनेंशियल्स और एनर्जी पैक से रिलायंस से वहाँ पर इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रही, इतने अपबीट नहीं थे, लेकिन आप इंडस्ट्रियल्स को देखें, ऑटो को देखें, वहाँ पर एक अच्छा अपबीट था। और इनफैक्ट अब फार्मा स्पेस के भी जो आए हैं और कॉमेंट्री भी जो आई हैं, वहाँ पर भी अच्छा खासा अपबीट जून क्वार्टर के लिए रहा है। आपकी ऑब्जर्वेशन जून क्वार्टर पे क्या रही हैं, जो आगे के क्वार्टर्स में भी अर्निंग्स जहाँ अच्छी रह सकती हैं? I think जो डोमेस्टिक सिक्लिकल पॉकेट्स है प्रियंका, आई थिंक दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल। सो अगर आप कैपिटल गुड्स इंफ्रा कंपनीज की बात करें, लीविंग असाइड अ फ्यू कंपनीज ऑब्वियसली, एक अच्छा शो पेश किया है। और ये क्वार्टर सबसे आई थिंक डिफिकल्ट होता है, ये और अगला क्वार्टर, क्योंकि सेकंड हाफ में आई थिंक अच्छी खासी रिकवरी होती है। बट इवन इन द फर्स्ट क्वार्टर द नंबर्स हैव बीन प्रीटी रिजिलिएंट। ऐसे ये सेक्टर आई थिंक हैज स्टूड आउट। दूसरा, जैसे आपने राइट को देखा, ऑटो एंसिलरीज, जो एक अनप्रेसिडेंटेड डिमांड देख रहे हैं हम अक्रॉस दिस स्पेस, आई थिंक दैट स्टिल कंटिन्यूज। मैनेजमेंट कमेंट्रीज आर वेरी वेरी रोबस्ट एंड बुलिश एट दिस जंक्चर अक्रॉस द वैल्यू चेन, टू व्हीलर्स हुए, पीवीज हुए, पैसेंजर व्हीकल्स या इवन कमर्शियल व्हीकल्स। टू एड दैट आई थिंक जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी हैं, उनके रिजल्ट्स और उनकी कमेंट्रीज फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड द ईयर आफ्टर दैट आर एक्सट्रीमली बुलिश। तीसरा, आई थिंक जो आईटी क्षेत्र से लार्ज कैप से एक एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़े सॉफ्ट ही रहेंगे, दे हैव रिमेन्ड सॉफ्ट, बट मिड कैप आईटी अगेन हैज प्रूव्ड टू बी वेरी रेजिलिएंट। और काफी कमेंट्रीज, कोफोर्ज हुआ, केपीआईटी टेक हुई, सोनाटा हुआ, हैव गिवन वेरी बुलिश आउटलुक्स एज वी लुक अहेड। तो मुझे लगता है आई थिंक जो अर्निंग सीजन रहा है प्रियंका, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था, हैज बीन रीजनेबल, काफी अच्छा रहा है, इन लाइन विद एस्टिमेट्स, एंड इन सम सेक्टर्स लाइक वी डिस्कस
हैज बीटन एस्टिमेट, जहाँ पे हमें लगता है आई थिंक सेकंड हाफ में जब फेस्टिविटीज क्लब होके आएगी एंड वेयर डिमांड रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट फ्रॉम अ डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव, ये सेक्टर्स शुड कीप ऑन डूइंग वेल। क्या चुनिंदा स्टॉक्स से सेक्टर्स से थोड़े ओवर स्ट्रेच्ड है पिवट लेवल से या वैल्यूएशन के हिसाब से? एब्सोल्युटली है। तो अगर कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अगर कुछ पुल बैक्स मिलते हैं विद इन दिस सेक्टर फॉर दी स्टॉक्स, क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी बाइंग की? 100% हो सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स फोकस सेक्टर्स हैं डोमेस्टिकली और डोमेस्टिक ओरिएंटेड, दिस शुड कीप ऑन कंटिन्यूइंग डूइंग वेल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, ठीक है, बिल्कुल, ये तो सेक्टर्स की बात हुई। कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न्स थे या ब्रेकडाउन पैटर्न से। ब्रेकआउट पैटर्न में कुछ और इनफैक्ट 200 डीएमए के ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड जिससे स्टॉक्स ब्रेकआउट पैटर्न में, नज़ारा टेक्नोलॉजी से स्टॉक्स में भी मूव कल थी, और क्या आज इसमें फॉलो बाइंग आ सकती है? सोनी, एक बार चार्ट चेक करके बताएं, हैप्पीएस्ट माइंड को आप खरीदेंगे क्या? जी, हैप्पीएस्ट माइंड अगर मैं टेक्निकली देखूं तो काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छे तरीके से वो मीडियम टर्म में अगर मैं मंथली चार्ट्स देखूं तो वो होल्ड भी कर रहा है अच्छा खासा सपोर्ट। आप इसको जो है अगर मैं देखूं तो इसका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, बट इसका 820 के तरफ से सपोर्ट है, तो आप इसको अगर कुछ भी डिप मिल रहा है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। 820 का ही बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है उसका, आप उसी लेवल को स्टॉप लॉस मान के आप इसको देख सकते हैं, तभी डिप में बाई कीजिए। ऊपर की तरफ जो है उसका एक जो 1000 की तरफ उसका एक रेजिस्टेंस बन गया था, वो उसके तरफ दोबारा जा सकता है। 1020 का उसका एक टारगेट बन सकता है, और अगर 1020 को ही वो निकाल देता है तो मेरे ख्याल से वो अच्छा खासा रैली ले सकता है 1150। तो आप इसको डिप में ही खरीदे, अभी इमीडिएटली चढ़ के मत खरीदे, और ये आपको स्टॉक ओवर द पीरियड लाइक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे आप इसको अच्छे खासे फॉर अ रैली यू कैन सी। रत्नेश, एक पेपर कंपनी चेक करना, वेस्ट कोस्ट पेपर के नाम से है। टिपिकली कल उसका एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्रेकआउट हुआ है और ये शेयर अच्छा चल सकता है। जेके पेपर ने कल नींव बांधी है, अब धीरे धीरे करके दूसरे पेपर काउंटर्स भी आ सकते हैं। एक बार आप चेक करना, वेस्ट कोस्ट पेपर के नाम से है, 7% ऊपर बंद है और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स का ब्रेकआउट है। काफी अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। काफी अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी दिखी, डाइवर्जेंस भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला जो टारगेट बनेगा वो तो 580 रुपए तक का बनेगा ही इसमें। उसके बाद में क्लोज होता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग करता है, तो फिर जो दूसरा टारगेट बनेगा वो 610 रुपए तक का बनेगा। तो इसमें बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए। 525 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। पहला टारगेट 580 रुपए का और दूसरा टारगेट भी 610 रुपए तक का बनते दिखेगा। ठीक है, हम कुछ टेक्निकल्स, कुछ डेरिवेटिव्स के अलग अलग स्टॉक्स तो डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसे शेयर्स भी चाहिए होते हैं जो इनसे थोड़ा हट के हों, लेकिन आपको फंडामेंटली मजबूत शेयर चाहिए ताकि आप उनमें इन्वेस्ट कर सकें और टिके रहें और अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाए। उसी कड़ी के अंदर हम मुनाफे का फंडा लेके आते हैं, आज भी है वो आपके लिए। राघवेंद्र केडिया जो कि प्रोस्पेरिटी एडवाइजर से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे 2 मुनाफे के फंडा। राघवेंद्र जी बताइए। गुड मॉर्निंग ईटी नाउ स्वदेश का टीम। फंडामेंटल साइड पे पहला रिकमेंडेशन रहेगा कर्नाटका बैंक। ये अभी 225 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। हमारा इसमें काफी बुलिश टारगेट है 100% अपसाइड का, क्योंकि 450 रुपीज का आता है। कर्नाटका बैंक में अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ आए हैं, श्री कृष्णन एस, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है एचडीएफसी बैंक, जियो बैंक में। तो ये एक टर्न अराउंड यहाँ से हो सकता है। कंपनी ने जो भी क्वार्टरली अर्निंग्स दिए हैं वो उसके हिस्ट्री में बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं। नेट प्रॉफिट 340 करोड़ का था, जो कि मोर देन 200% है ऑन ईयर YoY बेसिस। स्लिपेजेस काफी कम हुए कर्नाटका बैंक के, करंटली एट 0.5 वर्सेस 3.3। मैनेजमेंट कमेंट्री अगर आप देखें तो बहुत बुलिश है। कंपनी ने फोरकास्ट किया है कि 18 से 20% ग्रोथ पे वो ग्रो करेंगे और 3 से 3.5 साल के अंदर कंपनी की बुक ग्रोथ, लोन बुक डबल हो जाएगी। तो हमें लगता है इसका फुल ईयर अर्निंग पर शेयर जो है EPS 50 रुपीज का होगा कर्नाटका बैंक का, और एक मॉडरेट मल्टीपल 9 का दें 9x, तो 450 का टारगेट आता है फॉर अ 1 ईयर टाइम होराइजन, 1 साल की अवधि के लिए। 450 100% अपसाइड इज पॉसिबल इन कर्नाटका बैंक। फंडामेंटल साइड पे दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा कंज्यूमर।
प्रोडक्ट्स, जो कि एक काफी डिवर्सिफाइड एफएमसीजी कंपनी है। पल्सेस, टी, सोप, काफी वेराइटीफुल प्रोडक्ट्स हैं इसके। इसमें मिस्टर सुनील डिसोजा ने काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, वर्लपूल से आए हैं। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी इसमें भी डेवलप हो रही है। टाटा ग्रुप कंपनी है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी अच्छा है। टाटा कंज्यूमर 25 रुपए का आयोडाइज सॉल्ट भी बेचती है और 500 रुपए का कॉफी थ्रू स्टारबक्स कॉफी भी बेचती है। सो एक वैल्यू चेन में काफी अलग अलग स्ट्राटा को ये टारगेट करती है। इसके प्रोडक्ट्स काफी अच्छा प्रेजेंस है यूएस, यूके, कनाडा में। तो हमें लगता है ग्लोबल लिस्टिंग थ्रू एडीआर और जीडीआर इज नॉट रूल्ड आउट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो इसमें टाटा कंज्यूमर्स में करंट प्राइस 840 का है। इसमें 35 से 40% की अपसाइड फॉर अ टारगेट ऑफ 1150 के टारगेट के लिए। अगेन एक साल की अवधि के लिए टाटा कंज्यूमर फंडामेंटल साइड पर एक स्लो एंड स्टेडी सेफ स्टॉक रहेगा। इंटरेस्टिंग। टाटा कंज्यूमर की ग्लोबल लिस्टिंग की बात कर रहे हैं राघवेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, ये दोनों स्टॉक हमारे पास आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मयूरेश, आप तो खुद भी काफ़ी घुमक्कड़ हैं, ये दोनों स्टॉक की जरा बारे में बताइए, सफारी और वीआईपी। ये जो इनके ग्लोबल पेयर है सैमसोनाइट, उनकी सेल 40%, करीब 38% बढ़ी है, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रेनें फुल हैं। हर आए दिन हमारे वाष्णव जी एक नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद भी जो है ट्रेनें फुल हैं, सारे के सारे एयरपोर्ट्स भीड़ से भरे हुए हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि सिनेमा हॉल फुल हैं, होटल्स फुल हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रैवल करने के लिए एक ज़बरदस्त होड़ मची हुई है, और इसीलिए शायद सैमसोनाइट की 38% की हमने सेल बढ़ती देखी। वीआईपी और सफारी के स्टॉक को लेके आइए, अगर एक साल का आप इन दोनों में किस पे बेट करेंगे अभी मयूरेश? Both are equally good, Ajay. And in fact, Safari has outperformed from a price perspective VIP को, क्योंकि I think जो numbers Safari के हैं पिछले 5 से 10 वर्षों में, I think they have compounded at a much faster rate. अभी दो चीजें for both these stocks in general या लगेज इंडस्ट्री के लिए, जो हार्ड और सॉफ्ट लगेज है। Unorganized market is pretty large, Ajay, as we speak, almost 50%. तो जो organized players like Safari और VIP है listed space में, जो niche players हैं, ये market share gain तो करेंगे ही करेंगे। दूसरा आप ये देखिए, जो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, वीआईपी फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश में, सफारी की जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, बिकॉज क्रूड हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग अ टैड बिट हायर ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। थोड़ी आई थिंक कॉस्ट मार्जिन पे थोड़ी एक दबाव जरूर आ सकता है, बट जनरली अगर आप एक नॉर्मलाइज करें अगले 2 से 3 वर्षों के लिए, तो हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज, यानी जो हम बैकपैक्स या डफल बैग्स कहते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है दोनों कंपनियां अगले कुछ सालों के लिए। तीसरा आप ये देखें कि आई थिंक जो इनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है आर एक्सट्रीमली गुड एट दिस जंक्चर, और इसलिए आई थिंक जो ग्रोथ आ सकती है वो बॉटम लाइन पे और भी कंपाउंड होके दिख सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे जो अपने फैक्टर्स थे, आई थिंक ट्रैवल तो है ही। आई थिंक आप कोई भी वीकेंड पे आज के तारीख में होटल देखे, फुल सेकंड हाफ में फेस्टिविटीज के साथ, यू आर प्रोबेबली एक्सपेक्टेड टू सी होटल्स रिमेनिंग एक्सट्रीमली फुल। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट अजय जी ये है कि आई थिंक a large portion of their sales is also used in the wedding season. I think एक काफी facilities जो इनकी bags होती है, ये I think देहातों में या tier 2, tier 3 towns में storage के हिसाब से मानते हैं for the wedding and the wedding festivities after that, सामान store करने के लिए। तो कहीं ना कहीं I think growth अच्छी खासी रहेगी, both in terms of travel, expected wedding और जो operating dynamics है balance sheet के। ठीक है, ये तो बात हो गई घूमने घामने की। एक और टेक्सटाइल स्टॉक के बारे में बात करना चाहूँगा। अगेन ये स्टॉक अक्सर डिस्कस नहीं होता है, लेकिन रिजल्ट्स अगर हम देखें पिछले बीते क्वार्टर के, तो काफ़ी दिनों बाद ये वापस आ रहा है, और होम टेक्सटाइल्स का स्पेस का वो है हिम्मत सिंह का सीड। रत्नेश, जरा इसके हिम्मत सिंह का सीड के चार्ट्स को देख के बताएं। अभी नीचे के स्तर पर काफी अच्छी हमको वॉल्यूम एक्टिविटी इसमें देखने को मिल रही है। हालांकि अभी किसी भी तरह का इसमें फॉर्मेशन या आप बोले किसी तरह का एक रिवर्सल पैटर्न तो नहीं बना, पर हालांकि हमको 3 दिन पहले काफी अच्छी इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी जरूर देखने को मिली। तो ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म एक टेक्निकल बाउंड पे इसमें जरूर हमको देखने को मिलेगा। तो 128 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं, पर हालांकि यहाँ जरूर अभी 145 रुपए तक के टारगेट इसमें हमको जल्दी आते हुए दिख जाएंगे। तो 128 रुपए का स्टॉप लॉस 145 रुपए तक के टारगेट के लिए एक बार इसमें प्ले कर सकते हैं।
ऑलराइट, मयूरेश से भी एक सवाल डिस्कस करते हैं। मयूरेश, कल जैसे महिंद्रा ने अभी अपने हालांकि जो इलेक्ट्रिक ESUV का जो अभी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन प्रेजेंट किया, अभी तो टाइमलाइंस नहीं आई है, लेकिन जो पूरी ESUV का जो सप्लाई चेन होगा उसमें कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? तो काफी कुछ कंपनीज हैं, और पहले तो मुझे लगा प्रियंका जी आप केप टाउन जाके कवर करेंगी वो इवेंट को। नहीं, सुमित गए थे हमारे यहाँ से। तो दो चीजें आई थिंक जो पूरी वैल्यू चेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स को लेके, आई थिंक मिंडा इंडस्ट्रीज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि काफी डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है मिंडा इंडस्ट्रीज के पास, एंड दैट शुड वर्क आउट वेरी वेरी वेल फॉर देम। दूसरा आप ये देखें कि गैब्रियल और सोना कॉमस्टार जैसे जो स्टॉक्स हैं, Gabriel is the world leader in terms of shock absorbers, और जो E-axles की हम बात करते हैं, shock absorbers की जो बात करते हैं, I think that will be required across the value chain, वो EVs हुए, PVs हुए, या टू व्हीलर्स हुए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप अगर थोड़े स्पेसिफिक हो जाएं एट दिस जंक्चर, जहाँ पे वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है और जहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम ठीक ठाक रह सकता है, मुझे लगता है आई थिंक मिंडा, सोना कॉमस्टार, गैब्रियल, ऐसे स्टॉक्स पे अभी भी दाव लगाया जा सकता है। यानी काफी चल चुके हैं। गिरबिल ने तो कई सारे अपने की टेकअवेज भी सामने निकल गए, अपनी एक्सपोर्ट मार्केट का भी बड़ा शेयर बताया, और काफी प्रॉमिसिंग कमेंट्स अपने ESUV प्रोडक्ट कैटेगरी को देखकर बताया। ठीक है, बिल्कुल इन स्टॉक्स पर अब भी नजर होनी चाहिए, मयूरेश का ये मानना है। लेकिन कौन सी कंपनीज हैं जिनके इस क्वार्टर में हाईएस्ट EPS अपग्रेड्स आए हैं, और साथ ही EPS डाउनग्रेड्स भी सबसे ज्यादा किन किन कंपनीज में देखने को मिला है? ये सारी रिसर्च सौमीत हम तक लेकर आए हैं। आइए, काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, एक बार समझते हैं सौमीत से। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि FY24 का जो EPS था, ये Q1 अर्निंग सीजन चालू होने के पहले क्या था और अब क्या था, उसका डिफरेंस निकाला, और उससे हमें ये पता चला है कि पोस्ट Q1 अर्निंग सबसे ज़्यादा EPS अपग्रेड जो मिला है 100% से ज़्यादा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही कंपनीज के लिए, वो है जोमेटो और PB फिनटेक। जोमेटो के लिए क्योंकि उन्होंने Q1 में प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और PB फिनटेक क्योंकि उनके लॉसेज जो थे वो कम हुए थे, इसलिए अगर आप देखेंगे तो FY24 के जो EPS है वो 100% से ज़्यादा अपग्रेड हुआ है एनालिस्ट की तरफ से। उसके अलावा LIC, HPCL और BPCL है, जहां पे जो EPS अपग्रेड्स है वो करीब 29 to 44% के हैं स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के दम पे। इंडिगो ने एक हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, इसलिए जो कंपनी का FY24 का EPS है वो करीब 25% से अपग्रेड हुआ है। उसके अलावा टाटा मोटर्स, सियाट, सनटेक रियल्टी और लेमन ट्री, इन सारी कंपनीज की जो EPS है वो करीब 18 to 24% से अपग्रेड हुआ है FY24 के लिए। अब डाउनग्रेड साइड में अगर आप देखेंगे तो सबके सरप्राइज के हिसाब से अगर आप देखें तो केमिकल कंपनीज के नाम टॉप 10 में ज़्यादा नहीं आ रहे, सिर्फ दो ही केमिकल कंपनीज है, सुदर्शन केमिकल और गुजरात फ्लोरो। हालांकि सारी केमिकल कंपनीज के नंबर्स काफ़ी खराब थे, बट EPS डाउनग्रेड बहुत ही कम देखने मिले हैं केमिकल कंपनीज के लिए। बट सबसे बड़ा नाम जो उभर के आ रहा है वो है वी-मार्ट रिटेल का, जहां पे 88% डाउनग्रेड देखने मिला है EPS को लेके FY24 के, क्योंकि कंपनी ने Q1 में एक सरप्राइज लॉस रिपोर्ट किया था, और आउटलुक भी अगर आप देखें तो थोड़ा स्लगिश टाइप है। सागर सीमेंट की अगर हम बात करें तो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट और लोअर प्राइसिंग पावर के कारण EPS डाउनग्रेड देखने मिले हैं। नायका में 27% का EPS डाउनग्रेड है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा लॉजिस्टिक का जो EPS है वो 23% से डाउनग्रेड किया है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन था रिवीगो के साथ वो थोड़ा डिले हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो PVR, हेल्थ केयर ग्लोबल, लॉरस लैब्स में भी EPS डाउनग्रेड देखने मिले हैं करीब 18 to 23% में, क्योंकि Q1 के नंबर्स थोड़े खराब थे, और हेल्थ केयर ग्लोबल और लॉरस लैब्स के लिए आउटलुक भी थोड़ा बहुत वीकिश टाइप है, इसलिए कारण आप देखेंगे तो 18 to 20% का EPS डाउनग्रेड हुआ है FY24 के लिए। ओके, ठीक है। तो अच्छी रिसर्च आपने की है सुमित, और पूरी की पूरी डिटेल आपने बताई है। इस बीच अब मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका नाम है खुश बोरा। उनसे जरा पता करते हैं कि उनके आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। खुश, गुड मॉर्निंग, आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स। Yeah, Dimpy, a very good morning to you. सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी a very good morning. Just a quick word on the indices. 19,500 का सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स हमने टेस्ट किया है, तो बाइस थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा अगर निफ्टी हमें इसके आसपास मिलता है तो। सिमिलर व्यू ऑन बैंक निफ्टी, 43,500 के आसपास अगर हमें ये मिलता है, बाइस पॉजिटिव होकर यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं, एटलीस्ट आज की एक्सपायरी के लिए, जिस तरीके का ऑप्शंस का सेटअप हम आज देख रहे हैं। जहां तक कॉल्स की बात है, दो कॉल्स हैं मेरे। पहला है L&T। अगेन इस स्टॉक ने हमने अच्छा खासा करेक्शन दिया था
लेकिन फिर से आप देखिए अच्छा खासा रिबाउंड दिखा रहा है। अब ये जो 2700 का लेवल है जो इसे क्रॉस करने में मशक्कत हो रही है, ये मुझे लग रहा है इस रैली में, इस मूव में क्रॉस हो जाएगा। मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप भी अच्छा है, स्टॉक में वॉल्यूम में भी हमें मार्जिनल अपटिक देखने मिला है। तो L&T आप बाय करके चल सकते हैं 2750 2800 के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए। 2650 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरा दूसरा कॉल है दैट इज ऑल्सो लाइक एन अपडेट, अरविंद। ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था जब ये 130 135 के जोन में लैंग्वेज कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा समय लगा, लेकिन कल आप देखिए इसमें बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने मिला है। ये मूव जो है ये कंटिन्यू रह सकता है, यहाँ से बहुत ही शार्प वॉल्यूम में अपटिक देखने मिला था। तो नियर टर्म में 156 और 159 के टारगेट्स के लिए बाय करें। अब 150 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमने हमारी एडवाइजरी सर्विसेज में हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। ओके ठीक है अरविंद, आपने अच्छा स्टॉक ढूंढा है। अगर आप नहीं बताते हो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अरविंद से ही मैंने लिख रखा था बकायदा, मैं अरविंद पे पता करूंगा। अच्छा कि आपने बता दिया आपके ट्रेड है और आप L&T पे बता रहे हैं। प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे भी उनके ट्रेड पता कर लेते हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, आप अपने जरा ट्रेड बता दीजिए। जी रिपी जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। मैंने चैनल पे 295 के लेवल में मिदानी रेकमेंड किया हुआ था कल, उसमें एक बहुत अच्छी मुआई ओवरऑल मुझे लग रहा है करीबन 30% रिटर्न्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि एक 25-30% प्रॉफिट बुक करके बैलेंस पोजीशन को 330 से आप ट्रेल कीजिए और होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बहुत बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। जहां तक आज के स्टॉक्स की बात है, मेरा फर्स्ट पिक होगा JNK बैंक। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 74 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, जो टारगेट में दिख रहा हूँ करीबन 88 से लेके 90 तक देख रहा हूँ। नेक्स्ट पिक मेरा होगा शॉर्ट कॉल ऑन भारती, और यहाँ पे जस्ट इनफैक्ट मैंने शायद मंडे को भी यही रेकमेंड किया हुआ था। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 874 होगा और मेरा जो टारगेट है वो 840 से लेके 835 होगा। ओवरऑल पैटर्न वीक हो चुका है और अगर कल का लो ब्रेक हो जाए, मुझे लग रहा है कंफर्टेबली हम टारगेट्स तक जा सकते हैं। राइट प्रशांत, IT स्टॉक्स के बारे में बात करना जरूरी है। टेक महिंद्रा के खराब रिजल्ट्स के बाद से वो पॉइंट से IT स्टॉक्स में लगातार काफ़ी तेज़ी आना शुरू हो गई है। हमने कुछ स्पेशल ग्राफिक्स प्रिपेयर किए हैं, हम आपके लिए लेके आते हैं कि यही नहीं स्टॉक्स ही नहीं चल रहे हैं। अगर हम देखें उनकी डील फ्लो भी इम्प्रूव होना शुरू की है। ट्रेडर साहब लेके आइए, डील फ्लोज इम्प्रूव हो रही हैं, वैल्यूएशन सस्ते हो गए, 5 ईयर एवरेज के करीब आ गए। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से IT बाज़ार को सहारा दे रहा है। और इसके बाद भी अपने टॉप के भाव से अगर आप देखें तो काफ़ी हिस्सा अभी भी आपको नज़र आता है कि ऊपर से नीचे है और कंसेंसस बाय नहीं हुआ है अभी भी। सेलेक्ट अर्ली ट्रेडर्स कुछ ना कुछ आना शुरू हो गए इसके अंदर, लेकिन कंसेंसस बाय अगर आप कहेंगे तो अभी भी नहीं हुआ है। प्रशांत, IT स्टॉक्स में सॉलिड रिजल्ट, सॉलिड रिटेल सेल्स का डेटा आया US का, जो इनके बहुत सारे क्लाइंट हैं। GDP बहुत मजबूत आया। क्या हो सकता है इतना मामला खराब ना हो जितना लोगों को लग रहा है? यहाँ से ट्रेड बनता है? जी यहाँ पे अगर हम देखें अजय जी, गुड मॉर्निंग टू यू पहली बात। और अगर हम हर एक चार्ट को देखें, आप इन्फोसिस को देखो या टेक महिंद्रा को देखो, कुछ हद तक TCS को भी, आपको दिखेगा कि नतीजों को ये जो गैप डाउन हुआ था तो ये गैप फिलिंग की तरफ जा रहा है, बट जहां बाइंग हो रही है वहां बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। तो मेरी सलाह होगी कि ये जो गैप का जोन है, अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो करीबन 1450 यहाँ तक आप इस रैली को राइड कीजिए और वहां पे स्ट्रेट आपका प्रॉफिट बांध लीजिए। टेक महिंद्रा की अगर बात करूं तो वहां पे क्लियर कट जो लेवल है वो करीबन 1250, तो यहाँ से करीबन 2% और, तो वहां पे मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी आप प्रॉफिट बांध लीजिए। मैं उसके ऊपर कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट एक गैप फिलिंग प्रोसेस है जो कि कंप्लीट होने पे मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुक करना होगा। IT में चेंज तब आएगा जब कम से कम आगे के 2 क्वार्टर में नतीजों में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दिखे, जो कि अभी तक नहीं दिख रहा है। तब तक मुझे लग रहा है ये रेंज बाउंड ही रहेगा और एक बार ये गैप फिलिंग हो जाए तो मुझे लग रहा है फिर से ये कंसोलिडेशन टू वीकर जोन में सारे स्टॉक्स चले जाएंगे। बट इसके सामने मैं जब मिड कैप IT देखता हूँ तो मेरा नजरिया स्ट्रेट चेंज होता है। और इसमें स्पेशली अगर मैं बिरला सॉफ्ट को देखूं तो यहाँ पे 450 के ऊपर एक क्लोज हुआ है। मुझे लग रहा है ये इस महीने में अगले 2 हफ्तों में करीबन 475 475 तक के लेवल दिखा सकता है। तो इसको 440 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं फॉर अ टारगेट अराउंड 475। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट बाय ट्रेड दिख रहा है, बट बाकी जो भी IT स्टॉक्स है वो क्लियर गैप फिलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। ओके ठीक है, सो बिरला सॉफ्ट में अच्छा मोमेंटम के बाद भी अब भी अपसाइड है जो प्रशांत यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे तो और भी ट्रेड्स देखें, उससे पहले एक क्विक रिकैप पूजा के साथ देख लेते हैं आज के एक्शन स्टॉक्स। पूजा बताएं। मॉर्निंग।
जी गुड मॉर्निंग प्रियंका। काफ़ी सारे फंड एक्शन हुए हैं, ब्लॉक डील हुए हैं, उस पर उसके चलते कुछ एक्शन आज एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले अदानी पावर की बात करें तो GQG पार्टनर्स ने करीब 8% हिस्सेदारी एक्वायर कर दी है 9,000 करोड़ में। तो इस पर आप नज़र रखिए। JSW एनर्जी में भी लगातार ब्लॉक डील्स हो रही हैं। GQG पार्टनर्स ने करीब 1.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पर खरीद लिए हैं। IFL सिक्योरिटीज़ में भी फेयरफैक्स ने करीब 5.9% हिस्सेदारी बेच दी है 118 करोड़ में। तो ये कुछ सारे फंड एक्शन हुए हैं, ब्लॉक डील हुई हैं, जिसके चलते एक्शन एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा सिप्ला पर भी नज़र रखिए। कंपनी के पंतनगर का जो भारतीय FDA लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया है। दिसंबर में 10 दिन के लिए वो सस्पेंड कर दिया 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब उनके पाताल गंगा के लिए भी इस तरह का ऑर्डर यहाँ पर निकल कर आया, तो सिप्ला आज फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स की। यहाँ पर 2 सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि शेयर विभाजन पर कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल शुक्रिया पूजा ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और शरद से बात करते हैं। शरद आज का खास सेगमेंट लेकर आए हैं, क्या खबर है? जी बिल्कुल, एस्ट्रल जो है फोकस में रहने वाला है और उनकी जो बात फेयर सेगमेंट है उस पे जो है बाजार का नज़र रहेगा, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर में जो है बात हो रही है कि कंपनी की जो ब्रेक इवन है इस सेगमेंट में वो देखने मिल सकती है बात फेयर सेगमेंट में। अब याद रखिए जो बात फेयर सेगमेंट है हालांकि अभी लॉस मेकिंग है और 3.6 करोड़ का नेट लॉस दिया था Q1 में, लेकिन आगे जाते हुए मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि हर महीने 5 करोड़ का मंथली रन रेट यानी कि जो मंथली सेल्स देखने मिल रही है, तो इस सेगमेंट में ज़रूर फोकस रखिएगा। इसके अलावा रिसेंट एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई थी कि वो एग्रीकल्चर डिवीजन में जो है फोरे कर रहे हैं, नए स्टेप्स ला रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि स्ट्रीट जो है एक्सपेक्ट करिए कि जो एडेड कैपेसिटीज़ आ रही हैं उसके कारण अगर 75% कैपेसिटीज़ के भी सिनेरियो की कैलकुलेशन करें तो वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 25% देखने मिल सकता है, और ये जो है अगले 3 साल के लिए रहेगा। ये एक्सपैंडेड कैपेसिटीज़ उड़ीसा प्लांट पे जो है उस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा जो है जो कैपेक्स की बात करें तो लगभग 350 करोड़ का कैपेक्स का एलोकेशन रखा है FY24 के लिए, और जो गाइडेंस है रेवेन्यू गाइडेंस ओवरऑल 15% का रखा है अगले 5 साल में। और जो पाइप डिवीजन है वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ का जो उन्होंने गाइडेंस दिया है कंपनी ने वो है 15 से लेके 20%, और कंपनी ने कहा है कि जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो लगभग 9 से लेके 10% तक हो रहा है। इसका मतलब आगे जाते हुए मार्केट शेयर गेंस की गुंजाइश भी हो सकती है। शरद बहुत शुक्रिया सारी खबर बताने के लिए। एस्ट्रल वैसे भी शेयर अच्छा चल ही रहा है और आप आज खबर भी इसमें देख पा रहे हैं, तो शायद और आपको मजबूती शेयर के अंदर वापस बनती हुई दिखे। अब हम एक और सेगमेंट का रुख करते हैं, बिग बोल्ड ब्रोकरेज का। विमाक्षी मरसा जुड़ रही है। विमाक्षी बताएं आज की रिपोर्ट क्या कह रही है? जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है NTPC के ऊपर। बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि NTPC एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है भारत के ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन के लिए। मेजॉरिटी उनका कहना है कि लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उनके पास और ये कंपनी को एड कर सकता है। रेगुलेटरी रिस्क भी कम है और वैल्यूएशन उनके जो लॉन्ग टर्म एवरेज और पीयर्स के मुकाबले कम है, और ओवरऑल उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये भी काफ़ी हाई है। तो इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते बर्नस्टीन ने NTPC पर आउट परफॉर्म की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 274 रुपीज़ प्रति शेयर का। ओके ठीक है, 219 रुपये के आसपास का चल रहा है और अभी भी इस पे बैक टू बैक अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहले चलता नहीं था, अब ये रुक नहीं रहा है शेयर। ये अच्छी बात है NTPC के साथ, और ये शायद इस साल का सबसे पॉपुलर स्टॉक भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 रुपये ऊपर आज भी आपको इंडिकेटिव टिक्स में दिखेगा। एक बार पता ही कर लेते हैं इसके बारे में। प्रशांत जी, एक बार आप NTPC को जरा देख के बता दीजिए, NTPC इस साल के लिए किसी को रखना हो तो रख ले क्या? जी डिम्पी जी, यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिप आई है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐड करने के लिए या फ्रेश बाय करने के लिए भी। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 210 पोजीशन क्लोजिंग बेसिस, और ये मुझे लग रहा है अगर कोई ट्रेडर भी ऐड करना चाहे तो 213 के स्टॉप लॉस से ऐड कर सकता है। मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली 230 235 तक जा सकता है। आइनॉक्स विंड की तरफ जरा नजर डालिए। प्री मार्केट में 4% ऊपर दिखा रहा है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में इसमें एक ब्लॉक डील हुई थी। खबर यह आई है कि प्रमोटर ने जो ब्लॉक किया था वो पैसा कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ कर दिया है और इसीलिए
स्टॉक आज प्री मार्केट में हरकत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जरा इसके स्टॉक को देखिए आप, चार्ट बताइए 205 पे कैसा दिखता है। बहुत ही इनफैक्ट ये जो कल का डिप था 200 या उसके जस्ट नीचे का, ये एक्चुअली बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अभी भी स्टॉक अपने जो रिसेंट 225 230 की हाईज हैं इससे दूर है। एक माइनर रेजिस्टेंस है 208 टू 210 के जोन पे, बट दैट्स व्हाट इट इज, इट्स अ माइनर रेजिस्टेंस। इसको स्टॉक हो सकता है आज ही इजीली टेक आउट कर दे। मैं यहाँ पे बायर रहूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप देखिए, कल का जो लो है 197 198 के लेवल्स का, यहाँ पे मैं मेरा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। पहला टारगेट मेरे लिए यहाँ पे 215 का है, दूसरा टारगेट 230 का। तो नियर टर्म में भी बाय करें, एंड आई थिंक दिस सेक्टर इज ड्यू फॉर अ बिग अप मूव। तो हो सकता है दिस एंड इट्स काउंटर पार्ट्स कुड बी द बेट फॉर द कमिंग मंथ्स ऑल्सो। अंत श्रीराम फाइनेंस को जरा देख के बताइए जल्दी से, ट्रेड है क्या इसमें? बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं, अपग्रेड्स हो रहे हैं, नंबर भी अच्छा चल रहा है, या कोई और एनबीएफसी स्टॉक जो आपको पसंद हो? प्रशांत? अजय जी, अगर मैं श्रीराम फाइनेंस को देखूं तो एक बेस पे आया हुआ है जो कि कल का लो बना हुआ था 1760। तो यहाँ पे अगर कोई एक कंजर्वेटिव बायर खरीदना चाहे तो वो बिल्कुल खरीद सकता है। आपका स्टॉप लॉस होगा 1760 कल का लो, और यहाँ से ये स्टॉक अगर पिकअप हो जाए, ये रेंज बाउंड स्टॉक चल रहा है, तो रेंज का जो ऊपरी लेवल है करीबन 1870 1875 वहां तक ये जा सकता है। तो आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस एट 1760। ओके, ठीक है। तो अब हम मार्केट खुलने के कगार पर आ गए हैं। सिर्फ 40 सेकंड बाद बाजार ओपन हो जाएगा। तो आज फ्रीज लेवल में आपको जल्दी से फिर से दिखाता हूँ। 14 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी फ्रीज हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 400 के ऊपर है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि 19,300 का सपोर्ट है, और तीसरी अच्छी बात है कि ज़्यादातर यूरोपियन बाज़ार या फिर यूएस मार्केट्स परसेंटेज में इंडिया से भी ज़्यादा गिरे हुए थे। तो भारतीय बाजार उनके साथ थोड़ा सा डीकपल होने की कोशिश कर रहा है और अपने सपोर्ट्स को भी बचा रहा है। दूसरी बात है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को आज थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, हालांकि उसके लिए पहला पॉइंट अच्छा मिल रहा है कि वो 43,800 के ऊपर ही है और ज़्यादा भी उसको बड़ी गिरावट नहीं मिल रही, इसलिए बैंक निफ्टी का रोल आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला मार्केट के अंदर। एडवांस डिक्लाइन 1000 से ऊपर होनी चाहिए, और आज वो करेगा 1088 का लेवल आया है, और 19 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ मार्केट ने ओपन किया है। ये हो सकता है थोड़ा पहले 2-4 मिनट चेक करे, लेकिन उसके बाद एक बेस बनाने का काम करेगी। बी अवेयर, आज वीकली ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस कूद के मत आइएगा, थोड़ा रुक के आइएगा। 43,800 के ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी बना हुआ है 66 अंकों के नुकसान के साथ, और अब 37 अंकों का नुकसान हो चुका है निफ्टी पर। जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से शेयर मजबूत है, कौन कौन से शेयर वीक है। पहले 2 शेयर्स दिखाइए, पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा HDFC। इनकी एक बार जरा वेटेज चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है, और वेटेज के हिसाब से, माफ़ कीजिए, ट्रेड के हिसाब से कि ये आज शुरुआत कैसे कर रहे हैं। तो दोनों शेयर में कुछ खास बज़ अभी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वेट भी किया जा सकता है। आते हैं अब एशियन पेंट्स पे। ये आज का एक सुपर शेयर है जो कि आधे से 0.25% खुला है, जबकि बाजार आज 20 पॉइंट नीचे। NTPC ऊपर खुला, बजाज फाइनेंस ऊपर खुला, हीरो मोटरकॉप ऊपर खुला है, और अदानी ग्रुप के शेयर्स भी थोड़े एक्टिव रहेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर भी आज थोड़ी आपको अच्छी मूवमेंट दिख रही है। अदानी पावर भी जरा दिखाइएगा। अदानी पावर के अंदर जो ब्लॉक लगे हैं उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ल्यूपिन पे एक खबर आई थी, तो ल्यूपिन को भी आप दिखा सकते हैं शुरुआत पे, वो भी आपको थोड़ा स्ट्रेंथ वाला शेयर दिखेगा। ये ज़्यादातर शेयर आपको तेज़ी के साथ दिख रहे हैं। 24-25 पॉइंट का नुकसान है, नुकसान बढ़ेगा नहीं, गिरावट भी नहीं बढ़ेगी। फिलहाल 10 मिनट और 5 मिनट और दे दीजिए, उसके बाद आपके वित्तीय सलाहकार आपको बता देंगे कि कैसे ट्रेड करना है। आज HDFC बैंक, बजाज ऑटो और हिंडाल्को, इन सब के पास 1/4% से ज़्यादा की गिरावट है। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले आज जल्दी पहले हरे निशान में आया है, इसलिए आज का ना पूरा दारोमदार जिसे कह सकते हैं ना, बैंक निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी ने अगर आज हरे निशान में क्लोज कर दिया तो आपका एक निश्चितता का लेवल और आ जाएगा कि देखिए अब तो बैंक निफ्टी हमारा साथी हो गया है। तो इसलिए बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा है। हम सुबह से आपको ये बात नोटिस करवा रहे हैं, और थोड़ा टूटा हुआ भी ज़्यादा है और इसका फोर्स भी ज़्यादा है। जल्दी से चेक कर लेते हैं और ऐसे शेयर्स जहाँ पर आज तेज़ी से बन रही है। आप तेजस नेटवर्क को भी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिखेगी। इसके अलावा आप ग्रीन पैनल नाम की कंपनी है, वहाँ पर भी करीब 1.5 से 2% तक की मजबूती है। बड़े शेयरों में, बैंकिंग शेयर में SBI का आज रोल इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सिस बैंक का, ICICI बैंक का, इंडसन बैंक का। ये चारों बैंक जो हैं आज बैंक निफ्टी को अच्छे से बना के रखेंगे। आप देखेंगे भी आज चारों बैंक शुरुआत में मजबूत हैं और आपको बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं।
1300 शेयर अब एडवांसेस के अंदर हैं, डिक्लाइंस की संख्या बढ़ नहीं रही। कुछ ही देर में निफ्टी भी आप देखेंगे हरे निशान में आ जाएगा। लेकिन आप आज ट्रेड, अगर कोई ऑप्शनल ट्रेड भी करना चाहता है ना, तो वो ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर करें। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, फिर छोटे मझोले शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज अडानी ग्रुप के शेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर ऊपर देख पा रहे हैं। एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है। अगर आप लिस्ट में हरे रंग की जो प्लेट्स देख पा रहे हैं, उसमें आपको आज एक्सिस बैंक बैंकिंग का नेतृत्व करता हुआ दिखेगा और अडानी एंटरप्राइजेज में भी आज अच्छी वापस से बढ़त है, पुल बैक का सूचक है ये। थोड़ा फार्मा और डिफेंसिव वाले शेयर पीछे हट रहे हैं। आज आप लिस्ट में हीट मैप पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, अर्ली ट्रेड क्या लेने चाहिए, ये अब आपको प्रियंका बता रही है। ठीक है, बिल्कुल। डिब्बी मिड कैप में अगर आप बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करें तो उसमें आपको कुछ नाम जो दिख भी रहे हैं, जिनमें ईपीएस अपग्रेड की बात अभी कर भी रहे थे सुमित, उसमें पीबी फिनटेक जैसे ल्यूपिन को एक दवा की मंजूरी मिली, उसके चलते आप 2%, कल भी एक मोमेंटम आया था, आज भी 2% की मूव वहाँ पर है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में तेज़ी है, पीबी फिनटेक, वरुण बेवरेजेस भी हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि वहाँ पर अच्छी मूव है। और जो दूसरे स्टॉक्स वापस आते हुए दिख रहे हैं उसमें इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स है, अदानी विल्मर 1% की तेज़ी के साथ है, पॉलीकैब, एस्ट्रल। और इनफैक्ट आप पीएसयू बैंक्स में देखें तो पीएनबी जैसे बैंक्स, यूनियन बैंक, वहाँ पर थोड़ी मूव दिखाई दे रही है। जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं जहाँ थोड़ी सॉफ्टनेस है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी कल अच्छा खासा चला था, 6% की तेज़ी, वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 2% की गिरावट वहाँ है। फोर्टिस जैसे काउंटर्स थोड़े वीक हैं, इमामी, टीवीएस मोटर जैसे काउंटर्स थोड़े से वीक हैं। और फुटवेयर में हमने देखा था काफ़ी स्टॉक्स अच्छे चले थे, लेकिन आज बाटा जैसे स्टॉक्स वहाँ पर थोड़े से वीक हैं। स्कॉट्स कुबोटा कल अच्छा चला, 4-4.5% की मूव थी, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अब फिलहाल दिख रही है। स्मॉल कैप में भी आपको जहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है उनमें सुजलॉन जैसे स्टॉक्स, रिडिंगटन जैसे स्टॉक्स में आपको थोड़ी 1 से 3% की गिरावट दिख रही है। लेकिन एट द सेम टाइम सनटेक रियलिटी, वहाँ पर आप देखें तो लगभग 3.5% की तेज़ी है। जितने भी डिफेंस के और साथ ही जो शिपिंग से जुड़े हुए काउंटर्स है, वहाँ कल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव थी। मजगांव डॉक में आज 2-2.5% की तेज़ी आपको दिख रही है और हेल्थ केयर में फिर से मेट्रोपोलिस जैसे काउंटर्स आपको तेज दिख रहे हैं। तो मिड कैप में हरकत, लेकिन लार्ज कैप में शांति और एटलीस्ट थोड़ी सी नर्वसनेस आपको दिखिए इस समय। लेकिन लेट्स सी, आधा घंटा वेट करते हैं, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। हमारे सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए ओपनिंग ट्रेड्स का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रशांत बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? प्रशांत अनम्यूट करें अपने आप को। जी सॉरी अजय जी, बेस्ड ऑन द ओपनिंग जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है हुडको, करीबन 69 के ऊपर स्पॉट कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 65 के जस्ट नीचे, पोजिशनरी 64 का। मैं यहाँ पे टारगेट्स देख रहा हूँ अराउंड 84 तक। ये ब्रेकआउट अगर वैलिड हो जाए तो ये स्टॉक 84 तक कंफर्टेबली जा सकता है। हुडको आपका ओपनिंग ट्रेड। सोनी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? ओपनिंग ट्रेड रहेगा भारत फोर्ज, बाय करने के लिए इसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। डे लो 960 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट रहेगा 990 फॉर द डे। रत्नेश, आपका ओपनिंग ट्रेड? रत्नेश, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा श्रीराम फाइनेंस का। श्रीराम फाइनेंस में मुझे एक अच्छी तेजी बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे 1830 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट कहीं ना कहीं हमको 1900 के दिख जाएंगे। श्रीराम फाइनेंस में एक बड़ा ब्रोकरेज अपग्रेड भी आया है, इसके अंदर नई चाल शुरू होती हुई नजर आ रही है। किरण, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? सो ओपनिंग ट्रेड में मुझे लग रहा है कि ऑटो में जिस तरह से हम नीचे के लेवल से कल रिकवरी देखी थी, वही फॉलो बाइंग आज हम देख रहे हैं। तो मारुति पे ध्यान रखना चाहिए। मारुति में एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न के वाइज भी वहां पे एक बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ लास्ट 3 दिन के हाई के ऊपर अभी मारुति ट्रेड कर रहा है, तो 9440 9450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग जाना चाहिए। 9390 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इंटरडे बेसिस के हिसाब से 9520 9550 तक टारगेट आने चाहिए ऊपर में। सो मारुति हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। ओपनिंग ट्रेड तो रही गया कुछ? जी हाँ अजय, अब बिकॉज इतने समय बाद आप पूछ रहे हैं, मैं 2 देता हूँ 1 की बजाय। क्या बात है? पहला एक अपडेट ही है। ये ओलेक्ट्रा, आपने कल जब ओपनिंग ट्रेड पूछा था तो मैंने ओलेक्ट्रा सजेस्ट किया था। न्यूज आ गई है, मूव आ चुका है 1230 के टारगेट के लिए। हमने कल इसको डिस्कस किया था ओपनिंग ट्रेड्स में।
उससे तो काफी ऊपर चल रहा है। मेरे हिसाब से ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो जिन्होंने कल हमारा डिस्कशन सुन के लिया हो, बिल्कुल इससे अब 1230 के टारगेट की बजाय स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। यहाँ पे आपको 1300 प्लस के मूव्स आते हुए दिख सकते हैं। सो ओलेक्ट्रा स्टिल रिमेन्स अ बाय, बट अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तब तो आप प्रॉफिट को बिल्कुल राइड करें। एक और स्टॉक जो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता बट एक दो बार मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ, व्हिच इज एचपी एडहेसिव्स। ये स्टॉक एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के कगार पे है, ऑलरेडी कप मूव चल रहा है, बट यहाँ पे आप देखें तो 540 550 के टारगेट्स के लिए आप इससे अभी भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपका ये 525 के करीब रहेगा। थोड़ी देर पहले डिस्कस करते तो मैं 535 के पहले टारगेट से दे देता, बट दैट मूव इज ऑलरेडी डन। तो अभी 540 और 550 के टारगेट्स के लिए एचपी एडहेसिव्स बाय कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये शेयर आपके पास आ गया। एक बार वापस से इंडाइसिस आप दिखाइए, आपको देखेंगे आज थोड़ा फिर से डल ट्रेड ही दिखेगा। ये पहले 5-7 मिनट और देने दीजिए इसको, अभी और थोड़ा कसने दीजिए। आज आपको ट्रेड का एक स्विंग ज़रूर मिलेगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, वो आपको मिल सकता है। लेकिन अभी ये रेंज के अंदर है, अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो खतरनाक हो सकता है, खासकर ऑप्शंस वाले जो ये सोच के बैठे आज तो बृहस्पतिवार है, आज ऑप्शंस के ट्रेड अच्छे मिलेंगे। कुछ नहीं मिलेंगे बॉस, अभी रुक जाओ 1 घंटा, उसके बाद आ जाना, खूब मिल जाएंगे ट्रेड आपको, और इसी चैनल में आपको अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं। खैर आगे बढ़ रहे हैं। सन टीवी एक बार चेक करते हैं, आज शुरुआती डाटा उसका भी ठीक बन रहा है। खुश, एक बार आप सन टीवी चेक करो तो। सन टीवी बिल्कुल, इसका देखिए एक कंसोलिडेशन का फेज शुरू हुआ था बस पिछले 8 से 10 सेशन का अगर आप मूव देखें तो, बट आज 555 इसका जो एक की लेवल था उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहे हैं। देखिए अगर मीडिया स्टॉक्स में किसी को भी इंटरेस्ट हो तो देयर आर वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, और डेरिवेटिव्स में तो और भी ऑप्शंस आपके कम हो जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मीडिया स्टॉक्स में ट्रैक्शन है। दिस इज वन ऑफ द लीडर्स अलोंग विद जी एंड पीवीआर। तो यहाँ पे आप मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। वॉल्यूम्स में भी इसमें अच्छा खासा पिकअप है ओवर द लास्ट 1 मंथ और सो। सो यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करें तो 575 और 590 के 2 टारगेट्स को ध्यान में रख के चलें। स्टॉप लॉस जो है इसको 550 के थोड़ा सा नीचे प्लेस करें तो करीब 548 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। तो एक अच्छा ब्रेकआउट आया है कुछ कंसोलिडेशन के बाद। सो ये मूव 575 590 तक स्टॉक को लेके जा सकती है। एक और शेयर है पिरामिड एंटरप्राइजेस। कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी और आज की ओपनिंग भी उतनी ख़राब नहीं है, इसलिए पिरामिड एंटरप्राइजेस एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी है और 2 दिन से अच्छा ट्रेड करा रहा है, विद वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। एक बार प्रशांत आप चेक करेंगे पिरामिड एंटरप्राइजेस, PEL। जी अगर मैं यहाँ पे देखूं ये आपसे तो ये सवाल है, पिरामिड एंटरप्राइजेस चेक कीजिए। निम्बी जी ये बहुत कंफर्टेबली अभी करीबन 1065 के ऊपर स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 1100 तक ये स्विफ्टली मूव कर सकता है। आप करीबन 1055 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हो। मुझे लग रहा है 1100 के लेवल आपको कंफर्टेबली मिल जाएंगे। मोमेंटम कब आएगा तो अगर ये 1100 के ऊपर क्लोज होके सस्टेन करे तब यहाँ पे और मोमेंटम आएगा, बट फिलहाल आप 1100 का टारगेट और 1054 ये स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। ठीक है, ओके। पिरामिड एंटरप्राइज पर ये मूव, और जो दूसरे बड़े काउंटर्स अब जिनमें मूव दिख रही है उसमें आज टाटा के कई सारे काउंटर्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट टाइटन इस वक्त टॉप गेनर भी है। आज मेटल काउंटर्स में टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में भी मूव दिख रही है। टाटा एलेक्सी भी मिड कैप स्पेस में अच्छा मूव दिखा रही है। टाइटन पे क्या कोई बेट लेंगे आप सोनी? जी टाइटन अगर मैं देखना चाहूंगी तो फिलहाल तो ना ही ये बाई की तरफ बनता है ना ही सेल की तरफ मेरे ख्याल से बनता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो एकदम ही नजदीक ही है। और वो जब तक कंफर्टेबली 3100 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं टाइटन में फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं करूंगी। तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है टू वॉच। अगर वो उसको क्रॉस करता है देन ओनली आई वुड लुक इन टाटा मतलब टाइटन। नीचे की तरफ उसके मल्टीपल सपोर्ट इंट्राडे के बेसिस पे तो बन चुके हैं 3040 3030। वो एक बार होल्ड भी कर सकता है या फिर तोड़ भी सकता है। मेरे ख्याल से आप इसको वेट कीजिए, या तो बेयर मिनिमम 3070 का लेवल ब्रेक करने के लिए वेट कीजिए, या तो फिर कंफर्टेबली 3100 के ऊपर जब तक निकालते हैं तभी जाके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेवल्स पर अवॉइड है। प्रशांत, कल ऑटो स्टॉक्स आपको वापस आते हुए दिखाई दिए। आज आपको 2 व्हीलर स्पेशली पैसेंजर व्हीकल में तो आपको अच्छे दिखे, पैसेंजर और सीवी सेगमेंट के, लेकिन आज क्या 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो भी फ्लैटिश है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में भी एक मूव दिख रही है। कोई ऑटो स्टॉक आपके रडार पर आएगा आज के लिए?
यहाँ पे प्रियंका, अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की तरफ देखें तो ये बेस के बहुत नजदीक है, और जो इसका सपोर्ट बन के आ रहा है वो करीबन 2940, 2940। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक कंजर्वेटिव बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 2940। टारगेट आपका होगा 3100 तक, 3100। ग्लैंड फार्मा के चार्ट को लेके आई डाक्टर साहब। ग्लैंड फार्मा में एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। पहले 10 मिनट में ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक 6.5% ऊपर हो गया है। ये मूव लास्ट उस दिन किसी ग्लोबल ब्रोकरेज का जब अपग्रेड आया था उस समय ऐसा मूव देखने को मिला था, उसके बाद करेक्टिव फेज और आज फॉलोअप बाइंग। रत्नेश, जरा ग्लैंड फार्मा के चार्ट चेक करके बताएं नेक्स्ट टारगेट क्या बन रहा है यहाँ पे। ग्लैंड फार्मा अच्छी हमको एक यहाँ पे बेस बनते हुए नजर आ रहा है और काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है। आज जो लो बना है काफी अच्छा सपोर्ट है इसका 1525 रुपए का। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये टारगेट 1700 रुपए तक के लिए तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में 1740 के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आज के लो का 1525 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल एक बार यहाँ पे कर सकते हैं। मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट के नाम से कोट मिलेगा आपको, बाजार का पसंदीदा स्टॉक है। किरण, बिरला सॉफ्ट का नेक्स्ट टारगेट 500 दिख रहा है क्या साइट में? सो बिरला सॉफ्ट का अगर हम चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे क्लियर कट मल्टीपल फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, और हर बार एक्यूरेसी वाइज हम देखें तो फ्लैग पैटर्न बनने के बाद एक अच्छा मूव आता है। करंटली मार्केट में भी हम देखें करंट मार्केट प्राइस पे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एक एग्रेसिव बैट लेना चाहे तो ले सकते हैं। 440 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बिरला सॉफ्ट में जैसे आपने बताया कि जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली 500 तक जाने की गुंजाइश रखता है, तो एग्रेसिव बैट 440 का स्टॉप लॉस, टारगेट 500। अब निफ्टी पर गिरावट है, करीब 50 पॉइंट की हो चुकी है और उसने थोड़ा बैंक निफ्टी पर भी प्रेशर बना दिया, 70 पॉइंट नीचे लेके आ गया है। हालांकि एक बार बैंक निफ्टी हरे निशान में भी आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा रुक जाइए। ऑप्शंस वालों को जल्दबाजी हो सकती है आज, मैं समझ सकता हूँ उनकी क्यूरियोसिटी। ये जो 11 शेयर एफ&ओ बैन में ही देख के पता लग रहा है कि ट्रेडर्स के मन में कितनी बेचैनी है, कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहे हैं वो, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी रखिए। अभी बाजार थोड़ा पका नहीं है, थोड़ा और ठीक हो जाने दीजिए, मौके खूब मिलेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के मिल सकते हैं, तो बी अवेयर। और एक दूसरा, आज ना आप एडवांसेस का हिस्सा ज़्यादा ठीक देख पा रहे हैं, उसके बावजूद भी निफ्टी 50 अंक नीचे क्यों है? बड़ी वजह, जो आपका सबसे पक्का दोस्त था ना, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं आज के लिए। उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और दूसरे का नाम है आईटीसी। एक बार आप आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट लेके आइए, ये दोनों की वेटेज और दोनों की ही वजह से आज बाजार थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। तीसरा एचडीएफसी, जो ट्रेडिशनली थोड़ा सा वीक कर ही रहा है। एक बार आप एचडीएफसी बैंक भी दिखा दीजिए, एचडीएफसी, तो वो भी आपको दिख जाएगा कि वो भी थोड़ा सा वीक कर रहा है। तो आज इंडेक्स को अलग तरीके से देखना होगा आपको। अंदर की जो चीज़ें हैं वो अभी एडवांस डिक्लाइन की जो प्लेट आई थी उससे आपको साफ साफ दिख गई होगी। अब मेरे पास कुछ एक और शेयर्स भी हैं जो मेरे को पता करने। अच्छा, एक और शेयर कैनफिन होम्स हम आज हमने सुबह आपको दिया था, और ये बताते हुए कि देखिए इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला अलग था, शेयर ने मार्केट के पार्टिसिपेट नहीं किया, अब ये चल रहा है। आज ये बाजार की गिरावट के उलट ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, 1% की तेज़ी है। कुछ एक बार जरा आप ही देख के बताएंगे। कैनफिन होम्स, मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं इस पर बैटिंग कर रहा हूँ, और आज मेरे को 7 रुपये मिले ओपनिंग से ही, तो एक बार मेरे को देख के बताइए और कितने पैसे मिल सकते हैं। तो डिम्पी, मैं भी इस स्टॉक पे काफी बुलिश हूँ। जब इसने ये 720 715 के करीब का लो बनाया था, मैं तब से इस पे यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके चले, करीब 2 से 3 महीने का, तो ये आपके लिए इन हाइंडसाइट एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन शुरू करें, तो ये बिल्कुल वो व्यू जो है वो यहाँ पे और पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज वो लेवल्स जो है 2 से 3 बार रीटेस्ट हुआ है और स्टॉक ने वहां से रिबाउंड किया है। सो अब यहाँ पे आप जो कॉन्फिडेंस फैक्टर है और बढ़ जाता है। तो मेरे लिए अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हो तो 765 ये जो जोन है ये पहला टारगेट है। बट जैसा मैंने बताया, अगर आप पोजिशनली होल्ड कर सके, सो आई वोंट बी सरप्राइज कि इसमें 820 तक के भी लेवल्स आपको आने वाले कुछ समय में देखने मिले। तो डिपेंडिंग ऑन योर होराइजन, शॉर्ट टर्म के लिए 765 के टारगेट से इसे बाय करें, और अगर आप पोजिशनल व्यू ले रहे हो तो 825 से 830 के जो जोन्स हैं इन लेवल्स के लिए बाय करें। सो दोनों ही टाइम फ्रेम्स पे मेरे लिए बाय है। स्टॉप लॉस जो है ये 720 का जो इसने बेस बनाया है उसको आप लेके चल सकते हो। ठीक है, मैं एक चार्ट आपको और दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर एक शेयर की चर्चा करके मैं अपना कंप्लीट कर लूँगा पूछना।
वो है इंडिया विक्स। आपको ध्यान है, मैंने कई दिन पहले भी आपको इंडिया विक्स के बारे में एक चार्ट दिखाया था और कहा था कि जब जब आप इस लाइन के आसपास आएंगे ना, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये हमने पिछले सितंबर से लेके अब तक अगस्त का निकाला, यानी कि जितनी तेज़ी और जितनी मंदी वगैरह थी वो सब इसके अंदर एडजस्ट है। आप देखेंगे थर्ड टाइम फिर से उसी लाइन को टच कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ तो बाज़ार के अंदर ब्रेक डाउन आएगा, ब्रेकआउट नहीं हुआ, फेल हो गया तो बाजार के अंदर स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा। तो आप बी प्रिपेयर, सावधान हो जाइए। जैसे मैं आपको सुबह भी कह रहा था कि 2-4 दिन की थोड़ी सी ये आपको छटपटाहट और बाकी रह गई, नहीं तो फिर होने वाला आप कुछ ना कुछ। तो ब्रेकआउट होने पर ध्यान रखिएगा, ब्रेक डाउन होगा मार्केट के अंदर, और ब्रेकआउट नहीं होने पर इसके आपको अच्छा खासा एक बढ़िया पुल बैक मिल जाएगा, जो मार्केट के अंदर जो लोग वेट कर रहे हैं। अब मैं सीधा स्टॉक्स पर आता हूँ। एक शेयर मेरे को और पता करना है, उसका नाम है ट्रेंट, TRENT, ट्रेंट। एक बार प्रशांत जी आप उस शेयर को चेक करेंगे, ट्रेंट को। जी डिम्पी जी, इस स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है और प्रीवियस डे लो को भी टच नहीं किया हुआ है, बट इस लेवल पे मैं फ्रेश बाय रेकमेंड नहीं करूंगा। काफी स्ट्रेच्ड है। जिनके पास पोजीशन हो वो 1950 1950 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं, और जो फ्रेश ऐड करना चाहे मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना होगा, इसको थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए। इस लेवल में फ्रेश एंट्री रेकमेंड डेफिनेटली नहीं करूंगा। ठीक है, और राइट, तो ट्रेंड तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक अच्छे ट्रेंड में है, और यहाँ पर आज भी आपको आधे % की मूव दिख रही है। सोनिया, अभी थोड़ी देर पहले आप भारत फोर्ज पर एक व्यू दे रही थी, दूसरे कुछ, ये तो खैर इसमें बहुत सारे और सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन अगर ऑटो एंसरी में सोना कॉमस्टार को यहाँ से खरीदना हो तो इन लेवल्स पे आप रेकमेंड करेंगी? ये अगर मैं देखूंगी तो आप इसमें थोड़ा सा होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से जो है कि वो उसका मतलब इंट्राडे में के लिए अच्छा तो दिख रहा है, 555 पे एक सपोर्ट पकड़ के रखा है, बट आप इसको अभी देखिए, अगर वो 570 के ऊपर ही निकालता है तो आप इसमें दोबारा फ्रेश कर सकते हैं, आप इसको लॉन्ग जा सकते हैं। 555 का ही जो रहेगा वो आपका सपोर्ट और स्टॉप लॉस मतलब यही पे फिक्स रहेगा, और ये स्टॉक 570 के ऊपर मेरे ख्याल से 595 तक जा सकती है, तो यही है लेवल्स, आप इसको वॉच कीजिए अभी के लिए। ठीक है, थोड़ी देर पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की हम बात भी कर रहे थे। इस पर एक बड़ा अपग्रेड है, 3% की मूव है, और इनफैक्ट कुछ दूसरे फाइनेंस काउंटर्स में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, इसे कल भी डिस्कस किया था, आई थिंक डिम्पी के कल 2 स्टॉक्स में भी था, आज भी इसमें एक अच्छा प्राइस मोमेंटम है। क्या इसमें अब भी अपसाइड और फर्दर दिख सकते हैं रत्नेश? इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में डेफिनेटली कल अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, जिसको फॉलो अप मिल रहा है। 170 रुपए के ऊपर इसे निकलना भी चालू कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें फर्दर अपसाइड जो आएगा वो 177 तक आ सकता है। तो जिन्होंने कल की पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए, और यहाँ पे जो ट्रेल स्टॉप लॉस रहेगा वो 168 के स्टॉप लॉस है, इसको ट्रेल कर मेरे ख्याल से इसमें 178 to 188 टारगेट देखने को मिल जाएंगे। इंडियाबुल हाउसिंग का नाम 1 महीने के अंदर इंडियाबुल हाउसिंग नहीं रहेगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, LIC ट्रिगर्ड, तो अब सब लोग धीरे धीरे लौटेंगे ही। और दूसरा NBFCs में सबसे ज़्यादा बॉम्ड आउट है, चला नहीं है, तो इसको आप रेडार पर रखिए ज़रूर से, री रेटिंग क्या कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, फोर्स मोटर्स का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब। फोर्स मोटर्स काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा है, क्या ये एक्शन यहाँ से भी बन सकता है? आज ब्रेकआउट टाइप का 3,500 का भाव है। किरण, ज़रा फोर्स मोटर्स के चार्ट चेक करें। फोर्स मोटर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो कंटिन्यू हमने देखा था कि लास्ट 2 दिन पहले सर्किट टू सर्किट कैंडिडेट चल रहा था। करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम देखें लाइन चार्ट वाइज तो कहीं ना कहीं एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे भी हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी मोमेंटम इंडिकेटर देखें तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर है, तो रिस्की बैट है, लेकिन चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी गिरावट आती है 3400 तक या तो 3550 तक कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। जो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बन रहा है वो काफी बड़ा बन रहा है ड्यू टू एक पावर पॉइंट मूव के बाद। सो 3450 का स्टॉप लॉस है, 3550 के तक कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करना चाहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप यहाँ पे 38-3900 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो 1-2 दिन में। तो फोर्स मोटर 3450 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट आती है लॉन्ग करके चलिए। एक मिड कैप स्टॉक को लेके आइए प्रशांत, जरा IMFA इम्फा के नाम से है वो स्टॉक, इसको जरा रेडार पे लेके आइए। मेटल काउंटर है हालांकि, लेकिन फेरोक्रोम है, ये रेगुलर मेटल नहीं है। फेरोक्रोम के प्राइसेस चाइना में बढ़ना शुरू हो गए हैं, इसको जरा रेडार पे रखिए अपने। 340 का भाव है प्रशांत, इम्फा में यहाँ से ट्रेड लें क्या?
जी ओवरऑल अगर हम देखें अजय जी तो एक सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, जो सपोर्ट है 330 का। तो अगर कोई बाय करना चाहे तो 330 के सपोर्ट से बाय कर सकते हैं, बट मुझे चार्ट में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कि एक स्क्रीमिंग बाय या ऐसा एक बहुत ही नॉर्मल पैटर्न, कंसोलिडेटिंग पैटर्न नजर आ रहा है। तो अगर कोई स्पेसिफिकली ये स्टॉक बाय करना चाहे तो 330 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस अगर इंटैक्ट रहे तो जो रेंज के ऊपरी लेवल है करीबन 365, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, और राइट कैपिटल गुड्स में एक स्टॉक HPL पावर, इसमें एक हम देख रहे हैं कि लगातार एक सस्टेन मूव काफ़ी दिनों से बनी हुई है और ये स्टॉक अच्छा चला भी है पहले, आज भी इसमें एक बड़ी मूव है, पर रिस्क रिवॉर्ड क्या यहाँ से फेवरेबल है एंटर करने के लिए अब, या थोड़ी डिप का इंतजार करें? कुछ आप इस स्टॉक को ट्रैक भी करते हैं? बिल्कुल प्रियंका, और आई गो विद द ऑप्शन जो आपने सेकंड ऑप्शन सजेस्ट किया है, व्हिच इज बाय ऑन डिप्स। कोई दो राय नहीं है कि ये स्टॉक का जो मूव है बहुत सस्टेन्ड है, वॉल्यूम बैक है एंड बहुत एग्रीवेटेड है। तो अब ये ओवरहीटिंग टेरिटरी के करीब चला गया, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। बट अगर आपको कोई भी डिप मिले 240 से लेके 250 के बीच के अगर जोन्स में अगर आपको ये स्टॉक मिले तो बिल्कुल बाय करके चले, बिकॉज 235 का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस था जिसको कल इसने ब्रेक करके एक अच्छा खासा अपमूव दिया है और आज कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें 250 के जो जोन है यहाँ का। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हो तो मैं कहूंगा थोड़े डिप का वेट करें, बिटवीन 240 टू 250 वुड बी अ गुड लेवल फॉर यू टू एंटर। यूनो मिंडा को देखिए, खबर तो है वहां पे, लेकिन इतना बड़ा मूव, जरा यूनो मिंडा के चार्ट को देखिए, आइए लेके आइए डायरेक्टर साहब। प्रशांत, यूनो मिंडा आपको पसंद है? अजय जी अभी जस्ट मैं यही स्टॉक ट्रैक कर रहा था और आपने मुझे वही सवाल पूछ लिया। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा वैलिड रेंज ब्रेकआउट नजर आ रहा है, कल का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था और आज भी अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है, बिल्कुल बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है बट बिल्कुल मुझे लग रहा है यहाँ पे एनी एंड एवरी डिप शुड बी बॉट। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो पोजिशनली ये आपका 610 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए और करीबन 635 के आसपास मिले तभी एंटर कीजिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे तो आपको 700 से लेकर 720 तक के लेवल मिल सकते हैं। इंडियाबुल का एक भाई भी है, इंडियाबुल रियल्टी, उसको भी लोग भूल गए क्योंकि इतनी पिटाई की उसने। पहले तो गले तक मार भरवा दिया 200 रुपये तक, उसके बाद नीचे 40-50 का भाव भी दिखा दिया, 65 रुपये का भाव है इसका। क्या इसका भी वर्स हो गया है? रियल एस्टेट में सारे स्टॉक्स चल गए हैं, लेकिन इंडियाबुल रियल्टी को अभी भी लोग टच करने से डरते हैं। ज़रा इसके चार्ट चक्कर बताएं रत्नेश, है क्या कुछ ट्रेड या अवॉइड इट? नहीं, इंडियाबुल रियल एस्टेट में अभी किसी भी तरह कुछ फॉर्मेशन नहीं है, कंटिन्यू लोअर लो या अंडर परफॉर्मेंस में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कभी इसको टच नहीं करना चाहिए। अभी किसी भी तरह की तेजी इसमें बनते हुए नहीं दिख रही, तो मेरे हिसाब से इसको अभी अवॉइड रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आज जितने भी फाइनेंस काउंटर्स हैं, चाहे हाउसिंग हो, चाहे व्हीकल फाइनेंसर्स हो, पावर फाइनेंस, और सब में एक अच्छी मूव है। और इनफैक्ट LIC हाउसिंग जैसे कॉल्स, चोला जैसे स्टॉक्स, उनमें भी अच्छी मूव है। इनफैक्ट महिंद्रा फाइनेंस भी थोड़ा सा ऊपर आया, फ्लैट ही है। इनफैक्ट बहुत दिनों से इसकी भी पिटाई हो रही थी। मुथूट फाइनेंस, कई सारे फाइनेंस काउंटर्स हैं, किसी पर आपकी नज़र होगी किरण? सो फाइनेंस स्टॉक के अंदर अगर हम बात करें तो सेकंड क्रेडिट हमने आगे डिस्कस किया था 180 के आसपास। अभी जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, हमें लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे और भी अपमूव आने की गुंजाइश है। करंटली अगर देखें तो एक फ्लैग पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, नीचे में 200 और ऊपर में 230 का एक रेजिस्टेंस है। सो कोई भी डिप आता है, सेकंड क्रेडिट हमें लग रहा है कि लॉन्ग करके जाना चाहिए। जब तक 200 या 210 का लेवल नहीं टूटता है तब तक आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं 250-260 तक के टारगेट सेकंड क्रेडिट में आ सकते हैं। सो मिड कैप काउंटर है या तो स्मॉल कैप काउंटर है, हमें लग रहा है कि NBFC में सेकंड क्रेडिट के ऊपर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। आज ऑटो स्टॉक्स में भी आपको तेजी दिख रही है और आपको ऑटो एंसिलरी के कई सारे काउंटर्स, फोर्जिंग जैसे काउंटर्स में भी आपको मूव दिख रही है। सुंदरम और भी ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी मूव दिख रही है। MM फोर्जिंग, RK फोर्जिंग, इनमें आपको आज एक मूव भी दिख रही है। क्या कोई फोर्जिंग काउंटर या फिर दूसरा कोई और ऑटो एंसिलरी कुछ रडार पर होगा? ये फोर्जिंग स्टॉक्स काफी अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन इनमें अगर आप देखें तो बिटवीन MM एंड RK देयर इज अ वेरी क्लियर पिक। RK फोर्जिंग, इसका जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ये स्टेडी अप ट्रेंड का है।
अच्छे खासे मूव के बाद भी ओवर हीटिंग से दूर है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक पोजिशनल बेट बिल्कुल ले सकते हैं। 650 और 680 के दो टारगेट्स के लिए आप इसे बाय करें। स्टॉप लॉस आप लेके चले करीब 590 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। तो बहुत ही सेक्युलर अप मूव है इसमें, कहीं भी स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं किया है इन द रिसेंट पास्ट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप एक पोजिशनल बेट लेके चल सकते हैं। नॉट सो मच इन द फेवर ऑफ MM Forging राइट नाउ, सो बिटवीन द टू एटलीस्ट दिस इज अ वेरी क्लियर बाय। ये हुडको प्रशांत ने काफ़ी अच्छा कॉल दिया था। देखिए बाजार में गिरावट बढ़ रही है, लेकिन हुडको डेज हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए डेज हाई 4%, बहुत बढ़िया कॉल थी प्रशांत। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके आइए और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को भी लेके आइए। निफ्टी 19,400 के नीचे गिरा, डेज लो की तरफ बढ़ता हुआ। बैंक निफ्टी भी नीचे डेज लो की तरफ। इनफैक्ट आज बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी भी हैं, हालांकि फिच की कमेंट्री तो ये बता रही है कि इंडियन बैंक से काफ़ी अच्छी कमेंट्री आई है, लेकिन बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आई है। अब आएगा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आपके स्क्रीन पे। मिड कैप स्मॉल कैप लेके आइए रेटे साहब। ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उस डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है, फॉरगेट अबाउट डेज लो। तो ये हाल है, ये बाजार है मिड कैप स्मॉल कैप का और इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग का। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा प्रशांत के साथ। प्रशांत, आपको याद है कि NBFC हुआ करती थी, मतलब है अभी भी, लेकिन रेडार पे नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों के। वो है JM फाइनेंशियल। इनफैक्ट वो स्टॉक हिला ही नहीं है। 70 रुपये का भाव, आज भी 70-75 लेके आई, जितना लंबा चार्ट ला सकते हैं हम। क्या उसके अंदर कुछ अर्ली साइंस दिख रहे हैं? जी, यहाँ पे अजय जी सिर्फ आज एक पुल बैक की तरह ट्रेड आया हुआ है, और मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक करीबन 84-85 मान के चलेंगे के ऊपर क्लोज ना हो, तो ये रेंज बाउंड ही रहेगा। और जो रेंज की ऊपरी लेवल है 84, यहाँ तक ये जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो एक 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस 73 पे रखिए और 84 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। बट इस स्टॉक में मोमेंटम तभी आएगा जब ये 85 के ऊपर क्लोजिंग दे, तब आप कंफर्टेबली एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल सिर्फ रेंज प्ले के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 73 और टारगेट 84। ओके, ऑल राइट, बिल्कुल। तो ये तो JM फाइनेंशियल्स पर बात हुई, लेकिन कुछ दूसरे स्टॉक्स में आज आपको डिक्सन में भी फिर से एक लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चलता भी है, थोड़ा सा ब्रीदर लेके क्या फिर से अब इसमें एक चाल शुरू हो रही है सोनी? ये डेफिनेटली डिक्सन काफी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप कंटिन्यूस बेसिस पे दिख रहा है, एंड आई थिंक कि ये जो है एक 4600 4580 का एक अच्छा सपोर्ट बना चुका है आज के डे के लिए विद लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन। और इसका जो टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा वो 4900 की तरफ ही आ जा सकता है। 4900 को दोबारा अगर क्रॉस करता है वो आई थिंक वो 5100 के एक मीडियम टर्म के रेंज पे प्ले कर सकता है। बट इंट्राडे के बेसिस के लिए आप इसको 4600 का एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं। ऊपर की तरफ आप टारगेट ले सकते हैं 4900। ठीक है जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहिए। कोचिन शिपयार्ड को देख लीजिए, बहुत सारे शिप बिल्डिंग स्टॉक्स को आप देखिए, 2-3 दिन से बड़ा भयंकर एक्शन है। और उसका रीजन ये है कि बड़ी बड़ी सबमरीन ऑर्डर्स आ रहे हैं। भारत के शिप बिल्डर्स के ऑर्डर बुक्स अदरवाइज भी हमारी डोमेस्टिक डिमांड के चलते भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है क्या इस भाव से भी आपको डिफेंस के स्टॉक लेने चाहिए, और अगर लेने चाहिए तो कैसे देखना चाहिए? क्योंकि कई बार इनके रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब होते हैं। क्या डिफेंस स्टॉक्स को आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस? ये सारी बातचीत के लिए अमित अनवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डिफेंस के सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं प्रभुदास लीलाधर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आई एम श्योर कि आप बहुत ही बिजी रहते हैं आजकल, सभी की रुचि है इस सेक्टर में, लेकिन आपने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से 2-4 ऐसे स्टॉक्स बताइए जो अभी भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं हुए हो। जी धन्यवाद आपके शो में इनवाइट करने के लिए। डेफिनेटली डिफेंस काफी अच्छा थीम रहा है, हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2-3 सालों से। और जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी रही है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज रही है डिफेंस सेक्टर को ओपन अप करने के लिए, वो काफी सराहनीय रही है। और हमने देखा है जहां भी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जो टेक्नोलॉजी का हमारा लैकिंग है डिफेंस सेक्टर में, वहां पर काफी सारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन, लोकलाइजेशन पे बात हो रही है। अब अगर स्टॉक्स पे आ जाए, हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ से काफी ज्यादा रैली आ चुके हैं, 20 से 70%
80% तक रैली आ चुकी है, स्पेशली शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में। हमारे पास अभी कवरेज स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसपे हम लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, और हमने देखा Q1 में कम से कम 18% टॉप लाइन ग्रोथ थी, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। ऑर्डर इनटेक ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ प्लस थी, पूरे साल के लिए गाइड कर रही है कंपनी एटलीस्ट 16 to 17% टॉप लाइन ग्रोथ, 20 to 23% EBITDA मार्जिन और एटलीस्ट 20,000 करोड़ ऑर्डर इनटेक। अभी 60,000 के ऑर्डर इनटेक पे स्टॉक, ऑर्डर बुक पे स्टॉक खड़ा है। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और तीनों सर्विसेज को ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जाते हैं, जो भी ऑर्डर्स अनाउंस होते हैं बिटवीन द प्रपोर्शन ऑफ 5 to 15% ऑफ एनी ऑर्डर वैल्यू। सो डेफिनेटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हमारा व्यू है, और हमारा टारगेट प्राइस अभी 140 है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स हमारे कवरेज में नहीं है, बट एक अगर मैं ट्रेंड बता दूं तो जैसे जितनी भी कंपनियां बात कर रही हैं, HAL कह लीजिए 80,000 ऑर्डर बुक पे खड़ा है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का ऑर्डर इनटेक का वो बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 to 18 मंथ्स। सो आई थिंक HAL में विथ अ वेरी लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ आ सकता है, टॉप लाइन में 10% प्लस विजिबिलिटी दिख सकती है विद अ सस्टेन्ड ऑर्डर इनफ्लो। जैसे हमने देखा LCA ऑलरेडी एक लार्ज ऑर्डर किटी में है, और काफी सारे ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी ऑन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स एंड फ्यू अदर हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स। राइट अमित, बिल्कुल मॉर्निंग। यहाँ ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं, ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और उसके आउटलुक तो कई सारी कंपनियों ने शेयर किए हैं, डिफेंस कंपनियों में अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्शन हुई है, लेकिन बात ये हो रही है कि कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत हद तक ये मूव को प्राइस इन कर लिया और जहाँ वैल्यूएशन अब भी बहुत अट्रैक्टिव है। इसमें आपने एक दो स्टॉक तो हाईलाइट किए, क्या आप कोई शिप बिल्डिंग से रिलेटेड भी यूज़ करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए शिप बिल्डिंग में ऑर्डर बुक काफी लंबी होता है, हमने देखा होगा रेवेन्यू से अगर आप करेंगे तो एटलीस्ट 7, 8, 9 ईयर्स जाता है, बिकॉज एक सबमरीन वुड कॉस्ट यू मोर देन $1 बिलियन। सो ऑलमोस्ट 7-8 हजार से ऊपर का सबमरीन होता है या डिस्ट्रॉयर होता है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट ऑर्डर। बट हमने काफी अच्छा मूव देखा है इन ऑल द शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, एंड आई थिंक हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई थी मैंने ये हाईलाइट किया था कि पिछले 2-3 साल में अगर हम हमारा डिफेंस बजट देखेंगे तो दैट वाज लार्जली फोकस्ड ऑन द एयरक्राफ्ट साइड, बिकॉज LCA के ऑर्डर्स आने थे और कुछ और एयरक्राफ्ट ऑर्डर आने बाकी थे, एंड दिस इज ऑल इन लाइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द होल एयरक्राफ्ट स्पेस, द एयरफोर्स के स्पेस। तो अब मुझे लगता है आने वाले सालों में डिफेंस में स्पेशली नेवी की तरफ थोड़ा सा रुझान रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अलोकेशन ऑफ बजट। और हमने अभी देखा जब PM ने फ्रांस विजिट किया, ही टॉक्ड अबाउट 3 डील ऑन 3 एडिशनल सबमरीन्स। सो डेफिनेटली माझगांव डॉक ऑलरेडी सबमरीन एग्जीक्यूट कर रहा है 10-15 सालों से, सो टोटल नंबर ऑफ 6 दिया हुआ था, एंड दिस 3 विल बी एडिशनल, एंड देयर कुड बी और ज्यादा लंपी ऑर्डर्स डिफेंस स्पेशली शिप बिल्डिंग कंपनीज को मिल सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, बहुत बड़ा ऑर्डर एटलीस्ट 40-45 हजार करोड़ का ऑर्डर है, जिसमें माझगांव डॉक TK एक फॉरेन कंपनी से टाइप कर रहा है, एंड L&T अनदर बीडर है एक उस स्पेस में। सो दैट विल बी वेरी लार्ज ऑर्डर विच कैन क्रिएट काफी सस्टेन्ड ऑर्डर, टॉप लाइन क्रिएट कर सकता है अगर ये बड़े ऑर्डर आते हैं। रही बात वैल्यूएशन की, ऑब्वियसली 12, 13, 14x से अभी ऑलमोस्ट 18-20x पे ये स्टॉक्स पहुंच चुके हैं P मल्टीपल वाइज, एंड देयर हैज बीन अ वेरी शार्प रैली इन दिस स्टॉक्स। सो मुझे लगता है हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि शिप बिल्डिंग में अगर व्यू बनाना है तो लॉन्ग टर्म व्यू बनाना होगा, बिकॉज एग्जीक्यूशन साइकिल काफी लंबा होता है। शुक्रिया। फॉर एयरक्राफ्ट एंड शिप बिल्डिंग बोथ, या राइट, ठीक है। ये तो हो गई डिफेंस के स्टॉक्स के ऊपर चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रत्नेश, प्रशांत, सोनी, किरण और कुश। ये तो हो गई डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर बातचीत। ये एक छोटा डिफेंस स्टॉक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो कवच सिस्टम का बेनिफिशियरी है। पहले ही कैविएट दे दूँ, स्मॉल कैप है, रिस्की हो सकता है।
वॉल्यूम भी कम हो सकते हैं, लेकिन एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये स्टॉक पसंदीदा था बाजार का, अगर आपको याद हो, और वो है कर्नेक्स माइक्रो। इसके चार्ट ज़रा चेक करके बताएंगे। कर्नेक्स माइक्रो लिखिए डायरेक्टर साहब, आज 1.25% ऊपर है, थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है इसमें। इसका थोड़ा लंबा चार्ट भी देख के दिखाएं। लेकिन इनका जो साथी है वो कवच वाला, ये भी कवच का, ये देखिए 6 महीने में 40% चला है। इसके चार्ट क्या कहते हैं? देखूं तो कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक में बहुत क्लियर ब्रेकआउट आया है और एक अच्छे खासे अप मूव में है। तो अगर यहाँ से स्टॉक कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहे तो भी आप 440 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप करीब 390 के करीब रखिए। इनफैक्ट और ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। लेकिन जो कैविएट आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, मैं उसको थोड़ा सा रीइंफोर्स कर दूंगा कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द स्टॉक एंड द साइज ऑफ द कंपनी, ये सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक है। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, सर्किट टू सर्किट तब तक अच्छा लगता है जब तक हमारे फेवर में अपर सर्किट लग रहे हो, लोअर सर्किट लगे तो थोड़ा सा कॉशन रखना पड़ता है। तो बिल्कुल आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट क्वांटिटी अपनी जो है पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम ही रखें, कम एलोकेशन रखें, ताकि अगर मान लीजिए कभी थोड़ा सा इसमें साइडवेज या डाउन टर्न भी आए तो भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट ना हो। सो ओवरऑल ये वर्ड रहेगा कि बाय कर सकते हैं 440 और उसके ऊपर के टारगेट्स के लिए 390 के स्टॉप लॉस। क्वांटिटी आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मैनेज करके चलें। ओके, ठीक है। कर्नेक्स माइक्रो पे आपको एक व्यू पॉइंट भी मिल गया। करीब 60 अंकों का नुकसान अभी भी निफ्टी पर है, बट बैंक निफ्टी आज उम्मीद से थोड़ा बेहतर कर रहा है और करना भी चाहिए। अगर बैंक निफ्टी ठीक नहीं होगा तो कुछ ठीक ही नहीं होगा, इसलिए बैंक निफ्टी का आज का रूल ज़्यादा अच्छा है। वैसे अगर आप 50 शेयर्स देख रहे हैं ना निफ्टी के, तो 37 शेयर अभी भी लाल निशान में है, लेकिन जैसे आप बैंक निफ्टी चेक करेंगे तो 12 में से 9 शेयर हरे निशान में है। तो आज एक तरफा स्विंग है मार्केट का, तो आज बैंक निफ्टी पे ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑप्शंस का ट्रेड आपको बैंक निफ्टी से मिल जाए, इसलिए ऑप्शंस का चैंपियन चेक करते हैं। अक्षय पी भागवत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। आपने ऑप्शंस जो चुना है वो स्टॉक्स का कि इंडेक्स का? गुड मॉर्निंग। तो मैंने स्टॉक का ऑप्शन चुना है आज। तो जो स्टॉक बाय की तरफ चुना है मैंने वो है भारत फॉर्ज। तो भारत फॉर्ज का जो टेक्निकल सेटअप है वो बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा है, ऑलमोस्ट हाई के करीब चल रहा है, और लास्ट 3 दिन में थोड़ा सा मोमेंटम कूल डाउन हुआ है, पर हमारा मानना है कि वापस मोमेंटम रीइग्नाइट हो जाएगा और आपको ऊपर 1000 के स्तर इसमें जल्दी देखने को मिलेंगे। तो एक प्लेन वेनिला बाय ऑप्शन की रणनीति रहेगी, जहां पे आपको 31 अगस्त वाली 970 की कॉल खरीदनी है, जो करीबन करंट मार्केट प्राइस पे 20 और 21 रुपए में चल रही है। इसका लॉट साइज 1000 का है, और जो टारगेट हम मान के चल रहे हैं वो फर्स्ट टारगेट है 30 रुपए का और सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट 35 तक। ये ट्रेड में आप रिस्क के मैनेजमेंट के हिसाब से 14 रुपीज का एक स्टॉप लॉस बना के चले। तो एब्सोल्यूट रिटर्न में अगर मैं गिनूं तो जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट 15,000 रुपीज का होगा और एक स्टॉप लॉस 6,000 रुपीज का। ठीक है, ये प्लेन वेनिला कॉल है, सीधा भारत फॉर्ज की 970 की कॉल खरीदनी है, 20 रुपये में मिलेगी। 30-35 का टारगेट है, 14 रुपये का स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रखा हुआ है, इसलिए आपका फ़ायदा 15,000 है, इसलिए आपका नुकसान 6,000 है। अक्षय, जाते जाते एक बात बताइए, इसमें टोटल पैसे कितने लगेंगे? हमारा मार्जिन क्या देना होगा? मार्जिन करीबन आपका जो प्रीमियम खरीद रहे जो है 20 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो इसका लॉट साइज है, तो 20,000 की करीबन इसमें इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो होगी। ठीक है, 20,000 पे कुल मिला के लगेंगे। 1000 का इसका लॉट है, इसलिए 15,000 आ सकते हैं 20,000 लगा कर भी, और 6,000 जा भी सकते हैं, इसलिए इसको रिस्की ट्रेड कहते हैं। इसलिए आपके सामने जो भी हमने डिस्क्लेमर चलाया था, जो सभी ने बताया कि 10 में से 9 लोग पैसा गंवा देते हैं, थोड़ा सा समझदारी के साथ आइएगा। स्टॉप लॉस टारगेट अपने हर कुछ फिट लगा के आइएगा, और एक बड़ी एक्सपायरी रहती है, इसका कोई वीकली से लेना देना नहीं होता। अक्षय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक और शेयर पता करते हैं जहाँ पर आज क्या मोमेंटम वापस मिलेगा। इंडियबल हाउसिंग तो हमने आपको कल बताया था, कल भी चला, आज भी चला। आज एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, LIC हाउसिंग फाइनेंस। एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए, और रत्नेश एक बार ज़रा LIC हाउसिंग फाइनेंस चेक करेंगे आप, ये शेयर ठीक दिख रहा है आपको?
LIC हाउसिंग फाइनेंस में निफ्टी काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक आज पे अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, तो जरूर इसमें बाइंग यहाँ पे बनती है। 415 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऊपर में टारगेट इसे कहीं ना कहीं 440 रुपए तक के लिए आते हुए दिख जाएंगे, तो जरूर एक इसमें बाइंग ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप इस पे शेयर पे भी ध्यान रख सकते हैं।